कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड युनजिन हमें बताती है कि वो अपने लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहती है और इसी में वो खुश है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो तायोंग को दिखाया जाता है जो एक असिस्टेंट फोटोग्राफर है। वो हमें बताता है कि हमेशा से वो बस अकेला रहना चाहता था, पर अचानक से एक दिन उनकी लाइफ में एक डिजास्टर आया। उसके बाद उन दोनों का ही यूनिवर्स बदल गया। अब कहानी हमें कुछ वक्त पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों ही अपनी अपनी जॉब पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। यूनजिन पार्ट टाइम में डिलीवरी का काम करती थी, जिसके बाद वो शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग करती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों बहनों को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिन अपनी बहन के बेड में एक रिंग देख लेती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे प्रपोज कर दिया है। अब हमें उसका बॉयफ्रेंड भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सीधे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाती है। कुछ देर उससे बात करने के बाद फूजिन उससे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। अब वो हंसते हुए कहती है कि मेरी बहन की फैमिली मैं हूँ, तो तुम अपनी फैमिली को लेके मुझसे मिलने के लिए आ जाना। पहले ऐसे नहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तायोंग को देखते हैं जो एक बार में होता है। यहाँ पर उसका बॉस कुछ लड़कियों के सामने उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो ड्रिंक करके अपने बॉस से झगड़ने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि यार कल रात तो तूने क्या ही कर दिया, मैं तो तुझे अपना आइडल मानता हूँ। ये सुनने के बाद उसे अपनी सारी ही हरकतें याद आती है कि कैसे वो अपने बॉस के पास पहुँच गया था और उसने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट की थी और वहाँ का बिल भी उसने पे कर दिया था। बॉस ने तो उसे फायर ही कर दिया था। उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जिनका वेडिंग फोटोशूट चल ही रहा था। तभी उसकी बहन जिन के सामने एक लाइट की तारीफ करने लगती है। जब जिन उस लाइट की प्राइस चेक करती है तो वो 1 मिलियन की थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सेकेंड हैंड लेने का फैसला लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम तायोंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होकर अपनी उसी लाइट को सेल करने के लिए OLX पे डाल देता है। जिसके बाद फिर होना क्या था, तुरंत ही उसे कस्टमर मिल जाते हैं और वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर हमारे फीमेल और मेल लीड पहली बार मिलते हैं। अब यहाँ तायोंग ने उस लाइट का 1 साल से यूज किया था, तो वो उसे कुछ प्राइस नेगोशिएट करने के लिए कहती है। पर वो कहने लगता है कि इस लाइट को मैंने बच्चों की तरह पाला है, मैंने इसका हमेशा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। जिसके बाद वो उसे चेक करने के लिए एक स्टूडियो में लेकर जाती है और तायोंग से कहती है कि तुम इसके साथ मेरी फोटो क्लिक करो। वैसे ताय को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, पर वो उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। तभी हड़बड़ी में अचानक से जिन तायोंग के ऊपर गिर जाती है, साथ ही उसकी लाइट भी गिरने वाली थी, पर तायोंग उसे और उस लाइट को बचा लेता है। पर इन सब के चक्कर में उस लाइट का बल्ब टूट जाता है। ये देखकर ताय तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी लाइट नहीं देने वाला। यहाँ पर वो भी उसे साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। पर गलती से जिन अपना फोन उसके पास ही भूल गई थी। अब वो जैसे ही घर जाकर उसे ऑन करता है तो उस पे वो काफी सारे मैसेजेस करती है कि अगर तुमने मेरा फोन मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँ। तायोंग उसे डरता नहीं है और कल आने के लिए कह देता है। तभी वो उसके वॉल पेपर पे अपने भाई की फोटो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब तायोंग और वो जिन एक दूसरे के भाई है। अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। यहाँ हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा ताय रो रहा था। इधर ये लोग फैमिली डिनर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि बुजिन के फैमिली में कोई भी नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर तायोंग आ जाता है और अपने भाई से कहता है हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जिसके बाद वो सारे ही लोगों के सामने खुद ही खाना खाने लगता है और सब उसे हैरान होकर देख ही रहे थे। योंगजिन उसे बाहर लेकर जाती है और उससे पूछने लगती है, जिसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से मिल पाया। ये सुनने के बाद वो हैरान होकर कहती है कि क्या सच में तुम उसके भाई हो? पर उसने तो कहा कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। वह जाहिर सी बात है कि ये सुनने के बाद तायोंग को काफी ज्यादा हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बुजिन को देखते हैं जिसकी वाइफ उससे यही पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हारा वही भाई है जिसे तुम मैसेज कर रहे थे। जिसके बाद वो उससे बात करने के लिए जा रहा था, पर तायोंग खुद ही वहाँ पर आ जाता। केक पर उन तीनों की फोटो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है।
अब वो जिन उससे बात करना चाहता था तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो गुस्से में कहता है कि क्यों, तुम डर रहे हो कि कहीं मैं इन लोगों को तुम्हारा सच ना बता दूं। अब जिन की सिस्टर उससे सवाल करने लगती है कि तुम अभी क्या करते हो और तुम्हारी एज क्या है। ये सुनने के बाद ताए कहता है कि अच्छा, तो तुमने इन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद अभी तुम डर रहे हो कि कहीं मैं इन लोगों को तुम्हारा सच नहीं बता दूं। कैसे तुमने मुझे रोते हुए ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। तुम हमेशा लोगों को अकेला छोड़ देते हो, किसी को भी तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो हर्ट होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वो जिन उससे बात करने के लिए उसके पीछे आता है और उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है। जिसके बाद तायोंग कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे माफी मांगने चाहते हो। कैसे तुमने मुझे उस ऑर्फनेज में ही छोड़ दिया था। तुम्हें पता है मैं एक फोटोग्राफर बन गया, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे लास्ट बर्थडे पर मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया। तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, पर अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो हुजिन को वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ निकल जाता है। घर आने के बाद वो उस गिफ्ट को ओपन करता है और उस कैमरे से खींची हुई कुछ फोटोज को देखने लगता है। जब पहली बार उसे वो कैमरा मिला था तो उसने अपने भाई के साथ काफी सारी फोटोज क्लिक की थी। जहाँ वो इन्हीं फोटोज को देखकर पास्ट सीन याद करता है कि कैसे उसका बड़ा भाई पूजिन उसे अपने साथ लेकर ऑर्फनेज में आ जाता है। वो उसे छोड़कर वहाँ से जा रहा था, तभी छोटा तायोंग बहुत ही ज्यादा रोता है। पूजिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि जब बारिश रुक जाएगी तब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। जिसके बाद जब भी बारिश हुई, तायोंग ने हमेशा अपने बड़े भाई का इंतजार किया, पर वो कभी भी वापस नहीं आया। अब वो उन फोटोज को डस्टबिन में डाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इन लोगों की वेडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। ह्योनजिन अपने जीजू और अपनी बहन के साथ फोटो क्लिक करती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर तायोंग और ह्योनजिन दोनों ही रेडी होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तायोंग अपने दोस्त के साथ एक नई जगह भी देखने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसे सारा कुछ बता रहा था कि कैसे वो नई नई चीजें यहाँ पर लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं। जब वो इस बंदे से बात करती है तो हमें पता चलता है कि कुछ असाइनमेंट्स के लिए उसे पैसों की जरूरत है, पर जाहिर सी बात है कि वो अपनी बहन से पैसे नहीं लेना चाहती। यहाँ पर उसकी बहन उसे बार बार कॉल कर रही थी, पर वो उसकी कॉल को पिक नहीं करती। नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पर अचानक से वो जैसे ही रूम में जाती है तो उसे क्या होता है कि वो अपनी बहन से काफी ज्यादा रूड बिहेव करने लगती है, और साथ में ये भी कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन नहीं बनना चाहती। काफी सारे हार्श वर्ड कहने के बाद वो घर से बाहर आ जाती है। जिसके बाद उसकी बहन वुजिन को कॉल करके सारी बात बताती है। तभी वुजिन को पता चलता है कि उसके डेट रिलीज होने वाले हैं। अब वो जल्दी से तायोंग को कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को रास्ते में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बार बार वुजिन से पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। वुजिन अपनी ही सोच की गहराइयों में डूबा हुआ था। तभी अचानक से एक ट्रक सामने से आ जाती है और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तायोंग और ह्योनजिन दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आती है और जैसे ही एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो दोनों ही परेशान होकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। तायोंग रास्ते में भागता हुआ अपने भाई के साथ बिताए गए पलों को ही याद कर रहा था, और ह्योनजिन भी। नेक्स्ट सीन में हमें उन लोगों का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बहन की तस्वीर देखकर कहती है कि मुझे आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था, आपने आखिर कैसे मेरी बातों पर यकीन कर लिया। यहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रही थी। वहीं बाहर से तायोंग उसे देख रहा था। तभी अचानक से वहाँ एक छोटे बच्चे की एंट्री होती है। छोटे वोजू को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो छोटा बच्चा यूनसियोन के पास आकर ही बैठ जाता है, पर थोड़ी ही देर में वो काफी ज्यादा रो रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं होता। और तभी वो पीछे खड़े तायोंग को देखकर उसके पास चला जाता है। वैसे ही तायोंग उस छोटे बच्चे को उठाना नहीं चाहता था, पर उससे रहा नहीं जाता और वो उसे रोते देखकर उठा लेता है। पर तभी अचानक से जिनसियों को भी चोट लग जाती है। यहाँ पर उसके भाई के कुछ जूनियर भी उससे मिलने के लिए आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं
जो काफी ज्यादा शरारती कर रहा था। और तायोंग तो उसे संभालते संभालते काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो बच्चा उसके ऊपर वॉमिट भी कर देता है, जिसके बाद वो कपड़े धोते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था। जहाँ जिन की बेस्ट फ्रेंड भी उससे मिलने के लिए आती है, जिसे जिन बताती है कि तायोंग ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की। जब वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तब तायोंग उसे टॉफी देकर चुप करवाने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बाद वूजू चुपचाप से सो जाता है, तो यहाँ तायोंग जिन की मदद करता है। अब वो दोनों ही लॉयर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लॉयर उनसे पूछ रहा था कि आप दोनों ही वूजू के सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव में से बचे हो, तो अब आप दोनों में से इसका गार्डियन कौन बनेगा। छोटा वूजू दोनों की ही तरफ देखने लगता है। तभी तायोंग कहता है कि मेरे भाई से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। और ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। पर युनजिन कह देती है कि मैं वूजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अब वो उसकी गार्डियन बनेगी। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, तो तायोंग वूजू से मिलने के लिए आता है। वो उसे एक टॉफी देकर कहता है कि अब हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। यही हमारी लास्ट मीटिंग है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एपिसोड 1 यहीं पर। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर जिन छोटे वूजू को लेकर उसके घर चली जाती है। पूरा ही घर सूना था और वो छोटा वूजू घर के अंदर मम्मा मम्मा करके रोए जा रहा था। वो रोते रोते अपने खिलौनों के पास चला जाता है और जिन उसी रूम में जाती है जो उसकी बहन ने उसके लिए डेकोरेट किया था। वहाँ पर उसे एक सॉरी वाला नोट भी मिलता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। वो उसी मोमेंट को याद करती है जब उसने अपनी बहन को इसी रूम के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन हूँ, तुम्हें अपने बेबी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज उसे ये बातें कहने पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। तभी उसे मैसेज मिलता है कि उसने जो एग्जाम दी थी वो उसने क्वालिफाई कर दी है और जल्दी ही उसका इंटरव्यू होने वाला है। अब वो रोते रोते कहने लगती है कि ये रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आया, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बहन से कभी भी वो सब नहीं कहती। यहाँ वो अपनी बहन के साथ बिताए गए सारे ही पलों को याद कर रही थी। तभी छोटा वूजू रोते हुए उसके पास आ जाता है और वो उसे हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर ताई जैसे ही घर वापस आता है तो उसके हाथ में सोजू की बोतल थी। ये देखने के बाद उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि तुम इसे लेकर क्यों आए हो, तो वो उसे झूठ कह देता है कि मैं जल्दी ही अपने घर में मूव करने वाला हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहने लगता है कि पिछली बार तुम सोजू तभी लेकर आए थे जब तुम अपने भाई से मिले थे, आज तुम इसे लेकर आए हो, अब मुझे बताओ। जिसके बाद ताई उससे कहने लगता है कि मैं अपने भाई के फ्यूनरल में गया था, वहाँ पर काफी सारे लोग थे जो मेरे भाई की तारीफ कर रहे थे, पर मैं अपने भाई के साथ बस 3 साल ही रहा हूँ। उसके बाद मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया गया। मुझे तो आज पता चला कि उसका एक बेबी भी है। उन लोगों ने तो मुझे उसका गार्डियन बनने के लिए कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई भी बर्डन नहीं चाहिए, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं था। तो भला मैं उसके बच्चे को कैसे संभालूं, मैं खुद की केयर तो कर नहीं सकता, तो मैं एक बच्चा कैसे संभाल पाऊँ। आज वो काफी ज्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो जल्दी से उठकर रेडी हो जाती है और बेबी और अपने लिए वो कुकिंग कर रही थी, पर बेबी खाना खाने से साफ इनकार कर देता है। तो वो उससे कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, तो बेबी भी उसके हाथ से खाना खाने लगता है। अब बेबी खाना खाने से भी मना कर देता है, जिसके बाद उसका पूरा ही घर बिखरा हुआ था। जैसे ही उसकी बहन वहाँ आती है तो चारों तरफ कबाड़ा यानी कि बच्चों के खिलौने देखकर वो तो कहने लगती है कि तुमने खुद का और यहाँ का क्या हुलिया बना रखा। अपने फ्रेंड को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद हम उसे उसके बालों को वॉश करते हुए देखते हैं। वही छोटा बेबी बाथटब में खेल रहा था, पर तभी अचानक से वो पोटी कर देता है। अब वहाँ स्मेल आने की वजह से उन दोनों को भी पता चल जाता है और दोनों ही एक साथ परेशान होने लगते हैं। अब वो काफी ज्यादा थक चुके थे और अपनी जॉब से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपने घर पर गया हुआ था। दरअसल वो अपने घर को अपने हिसाब से डिजाइन करवाना चाहता था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर उसे बता देता है कि इसमें रिस्क भी है, पर ताई को फर्क नहीं पड़ता। अब हमें हमारा सेकंड मैन लीड दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पर वो एक नए अंदाज में लोगों को अपने डिशेस दिखा रहा था और पहले ही प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल जाती। यहाँ पर वो बार बार अपने आर्म को शो कर रहा था। जिसके बाद उसका कलीग जब उससे बात करता है तब भी वो वही कहता है कि उन लोगों ने तो मेरा रिज्यूम देखा भी नहीं, मेरे आर्म शो
को करने की वजह से ही मेरे प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला है। अब उसके सामने उन लोगों की लिस्ट आती है जो जल्दी ही इसी कंपनी में इंटरव्यू देने वाले हैं। जैसे ही वहाँ वो जिनका नाम देखता है तो स्माइल करने लगता है एंड उसी की फोटो को देखता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की कोई ना कोई पास्ट स्टोरी जरूर है। पहले उसकी फोटो देखकर इसका इतना ज्यादा एक्साइटेड होना ये तो हमें यही शो करता है कि शायद ये दोनों पास्ट में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पर आखिर सच्चाई क्या थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे ताई को देखते हैं जो अपने लिए नए नए फर्नीचर ऑर्डर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जिन बेबी को रेडी कर रही थी। आज उसका फाइनल इंटरव्यू होने वाला था। वो बेबी को बताने लगती है कि अगर आज मैं सिलेक्ट हो गई उसके बाद हमारे पास काफी सारे पैसे होंगे और तुम्हें अपने फ्यूचर की भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम दोनों रोजाना अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि आज मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती, मतलब आज वो बच्चे को नहीं संभाल सकती। जिसके बाद वो अपने सारे ही फ्रेंड्स नेबर्स को कॉल करने लगती है पर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब बेचारी को ताई को ही कहना पड़ता है। वो ताई को यही मैसेज करती है कि अब मैं बेबी को छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद वो जंगल में बेबी को छोड़ आएगी। वो जैसे ही घर वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि आज जिनका इंटरव्यू है और 3 घंटे के लिए उसे वहाँ पर जाना होगा और बच्चे की देखभाल करने के लिए वो ताइयों को कहने लगती है तो वो साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब वो उसके सामने रोने की एक्टिंग करने लगती है पर वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि हम तीनों का तो खून का रिश्ता है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है कि इस बच्चे से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम बस इसकी आंट हो। अब बातों ही बातों में वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी हम लोगों ने स्क्रिप्ट करते हुए देखा था। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता। अब उसके बाद फिर होना क्या था, वो बच्चे को उसके भरोसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम बेबी को चॉकलेट्स मत देना। उसके जाने के बाद वो रूम में अपने भाई और उसकी भाभी की फोटोज को देख रहा था। वो छोटा बच्चा जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था वो बार बार उसके पास आने लगता है और उसे उठाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसे उठाकर बाहर लेकर जाता है और फोन में सर्च भी करने लगता है कि आखिर इतने छोटे बच्चे को खाने के लिए क्या दिया जाए। अब वो फूजू को एक जगह पर बिठा कर कहता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलना डुलना मत, ऐसे रहना जैसे कि तुम यहाँ पर हो ही नहीं। और उसके लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ही लेकर बैठ जाता है। यहाँ पर बच्चे को वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। खाते खाते छोटू काफी ज्यादा गंदा हो जाता है और हमारे हीरो को तो ओसीडी था, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने मुंह को ही पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा था और इधर बच्चे ने तो तबाही मचा दी थी। वो जितना साफ सफाई कर रहा था बच्चा उतना ही गंदा कर देते जा रहा था। ये देखकर तो वो परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि छोटू ने तो अभी अभी पोटी कर दी है। इसके बाद फिर होना क्या था, वो उसे उठाकर अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। अब वो उसकी आंट को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी बेबी के मूवमेंट करने की वजह से उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है और बेचारे का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब हम जिन को देखते हैं, वो रास्ते में काफी ज्यादा भीड़ को देखते हुए वहाँ पर चली जाती है एंड उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक छोटू बच्चा काफी ज्यादा बदमाशी कर रहा है और ये बच्चा कोई और नहीं वूजू ही है। वूजू को वहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी पीछे से तायोंग सामने आता है और कहता है कि अब इस बच्चे को तुम ही संभालो। वो वहाँ से जा रहा था तभी बच्चे की ऐसी हालत देखकर वो कहने लगती है कि तुमने ये बच्चे की क्या हालत बना कर रख दी है। यहाँ वो भी परेशान होकर कहने लगता है कि विक्टिम तो मैं हूँ, तुम्हारे इस बच्चे ने मुझे कितना ज्यादा परेशान किया है, अब इसे तुम ही संभालना। यहाँ पर वो दोनों लड़ झगड़ी रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि वूजू तो गायब हो चुका है। अब वो दोनों परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहाँ पानी के जो फव्वारे लगे हुए थे, छोटा वूजू तो उनमें जाकर खेलने लगता है। वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था। ये लोग उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं और इसी चक्कर में वो दोनों भी भीग जाते हैं। ये देखकर वूजू तो जोर जोर से हंसने लगता है। अब तायोंग उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन
बच्चे को नहला रही थी और कहती है कि तुम्हारा अंकल बिल्कुल भी काम का नहीं है। जिन काफी ज्यादा थक चुका था, वो अपने घर जाकर सुकून से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रनिंग कर रहा था, तभी उसे एक बैड न्यूज मिलती है कि उसके घर में डैमेज हो चुका है। उसका फोन खराब हो गया था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर उससे बात नहीं कर पाया। वहाँ पर काफी सारा पानी भर गया था, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि इन सबको ठीक होने में अब कितना टाइम लगेगा। तो वो उसे बताने लगता है कि कम से कम 1 महीना। अब ताय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस घर में शिफ्ट करने वाला था। तभी वहाँ पर उसने जो फर्नीचर ऑर्डर किए थे वो भी आ जाते हैं। ये देखकर वो परेशान होने लगता है कि अब मैं इन सबको कहाँ पर रखूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधे अपना सारा ही सामान उठाकर बेचारी जिन के घर ही पहुंच जाता है। यहाँ पर जिन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर मूव करने वाले हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ताया उससे कहने लगता है कि कल तुम ही तो मुझे लेक्चर दे रही थी ना कि कैसे मुझे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मैं इसका अंकल हूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और अब मैं भी तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाला हूँ। पर ये बात मानने से वो साफ इनकार कर देती है। तो ताया उससे कहने लगता है कि तुम मुझे 5 मिलियन बोन। जिस दिन मैं तुम्हारे बेबी को संभाल रहा था उसी दिन मेरा नुकसान हो गया और डैमेज कंपनसेशन के लिए मुझे 5 मिलियन देने हैं, तो क्या तुम ये दे सकती हो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर उसके पास तो पैसे ही नहीं होते। अब उन दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद जिन कहती है कि क्या तुम समझ नहीं रहे हो, मैं एक लड़की हूँ और तुम एक लड़के हो, हम दोनों ही एक घर में नहीं रह सकते, एक मैन और वुमन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम कहना क्या चाहती हो। अब जिन भी कहने लगती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो तो तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो छोटे बेबी के पास जाकर कहने लगता है कि वैसे भी इसका रियल ओनर तो वूजू ही है, तो क्यों ना मैं उसी से पूछ लूं। जिसके बाद वो जैसे ही बच्चे से पूछता है तो वो तो उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद वो अपना सारा ही सामान लेकर घर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिन उठती है तो उसे पता चलता है कि कैसे ताए बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है। वो जल्दी से उठकर नाश्ता बनाता है और छोटा वूजू भी उसकी कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि हर जगह मतलब बहुत ही ज्यादा साफ सफाई है। उसने वूजू के सारे ही कपड़े भी धो दिए। वो जैसे ही बालकनी में जाती है तो वूजू और अंकल को देखती है, जो दोनों ही साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पूरा घर एकदम चमक रहा था। जिसके बाद जिन खुद से कहने लगती है कि नहीं, मुझे इसके लिए फॉल नहीं करना। पर तभी उसे पता चलता है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही वूजू अंदर आता है तो वो उसे हक कर लेती है। जिसके बाद छोटे वूजू भी अंकल के कहने पर अपने छोटे छोटे थम्स अप करने लगता है। ताया उससे कहता है कि तुम्हें ना बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ इस विन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ना तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। वो अपने दोस्त को सारा ही कुछ बता रही थी कि कैसे वूजू का अंकल अब मेरे साथ ही रहने के लिए आ गया है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरी तरफ ताए भी अपने फ्रेंड से यही सब शेयर कर रहा होता है कि कैसे अब मैं वूजू की आंट के साथ ही रहता हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या पता तुम उसके लिए फॉल कर जाओ। पर ये सुनकर ताए साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और आज वो अपने साथ वूजू को भी वहाँ पर लेकर आ गया था। अब जिन शॉपिंग करने के लिए जाती है, पर प्राइस ज्यादा होने पर वो सामान नहीं खरीदती। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि क्या पता उसका तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। अब बेचारी जिन को पैसे तो बचाने ही थे वूजू और अपने लिए, तो उसे भी एक आइडिया आता है। वो सीधे तायोंग को मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मैंने कुछ सोचा, आज रात हम दोनों बैठकर अच्छे से बात करते हैं। इसके लिए तायोंग भी मान जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। यहाँ पर वो दोनों ही अपनी अपनी शर्तें बताने लगते हैं। पहले आसान शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर इन दोनों के बीच यही डील होती है कि अब से वो दोनों ही वूजू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब भी जिन काम पर जाएगी तो वूजू का ध्यान ताए को ही रखना पड़ेगा। इसके लिए वो मान जाएगा और बाकी सारी चीजें भी वो लोग आधी आधी कर लेते हैं। अब उन दोनों के बीच यहाँ पर रूममेट एग्रीमेंट साइन हो जाता है और ऐसा करने पर वूजू काफी ज्यादा खुश होता है। अब जैसे ही हमारी फीमेल लीड तायोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो वो भी गुस्से में उससे हैंडशेक करने लगता है।
लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन और ताई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है जिसमें यही लिखा हुआ था कि ताई अब 1 महीने के लिए यहीं पर रहने वाला, उसे वजू का ध्यान भी रखना पड़ेगा और साथ में सारे ही काम वो दोनों आधे आधे करेंगे। उसके बाद वो रूम के अंदर चला जाता है। ताई यहाँ पर उसी रूम को चूज करता है जिसे जिन की सिस्टर ने उसके लिए बनवाया था। 1 महीने तक जिनको ये सब सहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमारे ताई को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जाकर मैनेजर से बात कर रहा था। कुछ दिन के लिए उसे लीव चाहिए ताकि वो वजू का ख्याल रख सके, पर मैनेजर इसके लिए इनकार कर देता है और उसे एक काम करने के लिए कहता है। यहाँ मैनेजर उसे बताता है कि हमें एक जरूरी काम आया है, फोटोग्राफर हमें नहीं मिल रहा और जल्दी से जल्दी एक फोटोशूट करना होगा, जिसके लिए ताई भी मान जाता है और 3 साल बाद फाइनली वो कैमरे को टच करता है। अब हमें फिल्म फोटो की सीईओ को दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है। जैसे ही उसका असिस्टेंट उसके पास आता है तो उससे अपने लिए एक रूम खोजने के लिए कहती है। यहाँ मैनेजर उन्हें बता रहा था कि आपका फोटोशूट काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो जैसे ही रूम के बारे में उसे बता रही थी, ये सब सुनकर वो परेशान हो जाता है। अब वो किसी से कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी वो रूम से निकलते हुए हमारे हीरो की बातें सुन लेता। वो रूम की डिटेल्स कुछ ऐसे ही बता रहा था जो सीईओ को चाहिए थी। जिसके बाद वो उससे बात करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी और साथ में वो वजू का ख्याल भी रखती है। जब अपने रूम में होता है तो वो उसी असिस्टेंट के कार्ड को देख रहा था। दरअसल इसकी फोटो देखकर उसने काफी ज्यादा तारीफ की थी और ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। मतलब हमारा ताई ये काम करेगा या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनको देखते हैं जो ताई से कहती है कि मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम्हें वजू का अच्छे से ध्यान रखना होगा और हाँ, इसे चॉकलेट्स बिल्कुल भी मत देना। ताई भी कह देता है कि हाँ, पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था इसलिए मैंने वजू को चॉकलेट्स दे दी, अब तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो उससे सारा ही कुछ बताकर वहाँ से चली जाती है और ताई वजू को खाना खिला रहा होता है। आज जिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था। वो ऑफिस में पहुँचती है और उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। वो काफी ज्यादा खुश थी। इधर ताई भी वजू का अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। वो उसे खाना खिलाता है। जिसके बाद वो पूरे ही घर की सफाई करता है और सारे रूम देखने के बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे रूम हैं तो फिर ये लड़की लिव इन रूम में क्यों रहती है। यहाँ ताई एक पिक्चर बुक को भी देख लेता है। जिसके बाद वो वजू से कहता है कि तुम यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करना, रूम के अंदर मत जाना, मैं अभी नहा कर आता हूँ। पर जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि हॉट वाटर नहीं आ रहा। पहले उनका गीजर खराब हो चुका है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है हमारी जिन की, जो उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब वो जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आता है और उससे शिकायत करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी से इसे ठीक करो, मुझे शावर लेना है। पर यहाँ जिन कह देती है कि मुझे ये सब करना नहीं आता, ये सब तो मेरी बहन, और ये कहते ही वो चुप हो जाती है। पहले अब छोटू वजू को भी नहाना था तो बदबू से उसकी तो हालत ही खराब होने लगती है। अब वो जल्दी से रिपेयर को कॉल करते हैं पर वो काफी ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था। जिसके बाद वो उसे साफ मना कर देती है। अब छोटी वजू को नहाना था इसीलिए वो जाकर एक बर्तन लेकर आती है जिसमें वो पानी को गर्म करेगी। जिसके बाद वो अकेली तो वजू को नहला नहीं सकती थी तो वो उसे नहलाने में ताई की हेल्प मांगने लगती है। अब वो दोनों साथ मिलकर एक पेरेंट की तरह वजू को नहला रहे होते हैं और साथ में वजू उन दोनों के ऊपर पानी भी गिरा देता है। जिसके बाद वो दोनों भी वजू के ही साथ मस्ती करने लगते हैं। अब वो जैसे ही उसे ड्राई करके बाहर लाते हैं तो वो फिर से गीला होने के लिए अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज जिन के ऑफिस का पहला दिन होता है तभी ताई उसे मैसेज करता है वजू की फोटो के साथ, देखो आज वजू नहीं नहाया और हम तीनों में से सबसे ज्यादा गंदा कौन लग रहा है, किसी को भी ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम आज नहाई नहीं। अब वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो एक कलीग उसे पहचान कर कहता है कि तुम तो वही हो ना लॉबी गर्ल, तुम काफी ज्यादा वायरल हो चुकी हो। और यहाँ पर जिनको पता चलता है कि उसकी लॉबी वाली वीडियो तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। जब वो ये सारी बात परेशान होकर अपने बेस्टी को बताती है तो उसकी बेस्टी कहती है कि क्या ये तुम हो, देखो इस वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, वैसे तो तुम इसमें बैक साइड से ही दिख रही हो तो परेशान मत हो। पर वो कहने लगती है कि सारे लोग मुझे पहचान रहे हैं, ऑफिस के सारे ही लोग
लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। इधर बेचारा ताई मीटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो एक बंदे से कॉल पर बात भी करता है। जैसे ही वो बंदा यानी कि नेबर उसके पास आता है तो उससे कहता है कि तुम फूजू के क्या लगते हो, उस लड़की को तो हमने पहले भी देखा था, पर तुम कौन हो? तो वो भी कह देता है कि ये मेरा बेबी है, तो तुम समझ सकते हो कि हम लोगों का क्या रिश्ता हो। अब वो अंकल से पूछने लगता है कि क्या आप इसे ठीक कर दोगे? तो अंकल भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही ठीक करते हैं तो वो बार बार पूछ रहा था कि क्या आप श्योर हो, आप ये कर सकते हो? अंकल भी हामी भर देते हैं। उसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो सारे लोगों की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और बेचारी आज नहाई भी नहीं थी। अब हमारी जिन की मुलाकात उसके मैनेजर युन से करवाई जाती है। वो जैसे ही युन का चेहरा देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और अपनी पास्ट की यादों में पहुंच जाती है, जहाँ पर युन उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जिन को किसी की कॉल आती है और जब वो वापस आती है तो वो युन से कह देती है कि एक सेमेस्टर के बाद हम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पहले इन दोनों ने जिस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है, अभी तक स्टोरी क्लियर तो नहीं होती, पर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बेचारी जिन तो काफी ज्यादा परेशान हो रही है। इधर वो अंकल अभी भी उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी अचानक से वहाँ फॉल्ट हो जाता है और उसमें से आग निकलने लगती है। ये देखकर ताई जल्दी से जाकर मीटर को बंद कर देता है। अब वो परेशान हो जाता है कि भला मैं उस लड़की को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही वो घर वापस आती है तो सारा ही सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है मैं लेट आई हूँ तो मैं तुमसे ज्यादा काम कर लूंगी। अब उसे पता चलता है कि डिस्प्ले भी नहीं चल रहा, उसकी पावर तो ऑफ हो चुकी है। अब वो दोनों ही मकान मालिक से बात करने की कोशिश करेंगे। ताई तो जिन का फोन छीनकर यही मैसेज करने लगता है कि मेरी वाइफ आपसे बात करना चाहती है, पर वो परेशान होकर उससे उसका फोन छीन लेती है। जिसके बाद ताई लिखने लगता है कि मेरी हनी ने शावर नहीं लिया। ये देखकर तो वो परेशान होकर कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। पहले से खींचातानी में लैंडलॉर्ड को एक स्टिकर चला जाता है और ये देखकर तो वो परेशान होने लगती है कि भला मैं अब उन्हें क्या जवाब दूंगी, और उसे ताई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जब वो दोनों लॉन्ड्री के लिए जाते हैं तो यहाँ ताई कहने लगता है कि मुझे कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वो भी परेशान होकर कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं लॉबी गर्ल के रूप में फेमस हो गई हूँ, ऑफिस में मेरी इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई है और सारे लोग मुझे देखकर हंसते हैं। जब ताई उस वीडियो को देखता है तो वो भी कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी बस बैक साइड है तो तुम फिक्र मत करो। तो वो कहने लगती है कि इसमें मैं सूजी की तरह लग रही हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान होकर कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, तुम सूजी की तरह दिख रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती। पहले वो एक फेमस आइडल होती है। अब वो दोनों ही घर वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग ताई को पता चलता है कि जिन तो आज ठंडे पानी से ही नहा ली है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना तुम बीमार हो जाओ। ताई तो उसे दिखता ही रह जाता है। अब वजू को खाना खिलाने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि कल युन ऑफिस में नहीं आने वाला। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है कि कल मुझे नहाना नहीं पड़ेगा, मैं बिना नहा ही ऑफिस आ सकती हूँ। पर जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस में आती है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात युन से ही हो जाती है। पहले उसमें से काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी और सीईओ इस चीज को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम बेचारे ताई को देखते हैं जो परेशान होकर कपड़े को धो रहा था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। अब वो फिर से असिस्टेंट के कार्ड को देखने लगता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अब वो हमारे छोटू बेबी को अपने दोस्तों के भरोसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और खुद असिस्टेंट के पास जाकर कहता है कि एक दिन के लिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब असिस्टेंट भी इसके लिए मान जाता है और साथ में कहता है कि अगर तुम्हारा काम हमें पसंद आया तो हम तुम्हें हायर करेंगे। पर वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो बस एक दिन के लिए ही यहाँ पर आया था। जिसके बाद वो फोटोशूट करने के लिए जाता है। वो सारी लाइट्स और मतलब जो भी उसका कहने का तरीका था वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सीईओ भी उससे कहने लगती है कि आखिर तुम कौन। पहले सीईओ को नहीं पसंद कि कोई भी इसके सामने फ्लेक्स करे, तो यहाँ वो ताई को भी सुना देती है। जिसके बाद वो मॉडल के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, पर आज ये फोटोशूट अच्छे से होना चाहिए। जिसके बाद वो भी मान जाती है और अपना फोटोशूट करवाती है। यहाँ पर जैसे ताई फोटोशूट कर रहा था ये देखकर सीईओ तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ताई की ये सीईओ हमेशा से रोल मॉडल रह चुकी है। वो हमेशा से इनके साथ काम करना चाहता था। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसकी ऑफिस में मुलाकात युन से हो जाती है। युन सीईओ को देखकर वो शॉक्ड रहती है और उससे दूर दूर रहने की कोशिश भी करती है, पर वो उसे कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिन को
जुकाम होता है और युनसियोंग उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ही लिफ्ट देने लगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताए को देखते हैं जो असिस्टेंट से बात करता है और यहाँ वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। सीईओ ने भी उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ करी, उसे अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है और घर जैसे ही वो आता है तो वो जो तो उसे देख कर कहता है कि बदबू आ रही है, जिसके बाद वो लोग मिलकर गीजर को ठीक करवा देते हैं और अपनी आंट का आने का इंतजार करते हैं। यहाँ वुजू रूम में चला जाता है और कुछ फोटोज को देखने लगता है। ये फोटोज ताए और उसके भाई की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युनसियोंग को देखते हैं जो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो, जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या आप मुझे पहचानते हो, आपने ऑफिस में कभी भी ये शो नहीं किया तो मुझे लगा शायद मैं आपको याद नहीं हूँ। तो युनसियोंग उसे सारी ही बातें याद करवाने लगता है। हम दोनों 7 साल पहले अलग हुए थे, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर मिलने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही युनसियोंग वहाँ से जा रहा था तो वो स्माइल करने लगता है। वो जैसे ही घर वापस आती है तो ताए सफाई कर रहा था, जिसके बाद वो कहने लगती है कि सफाई मैं कर दूंगी। अब ताए उसे बताने लगता है कि आज मैं काम पर गया था। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है कि फिर वुजू, तो वो बता देता है कि वुजू का ख्याल मेरे दोस्त रख रहे हैं और हाँ मैंने गीजर भी ठीक करवा दिया है तो तुम अब शावर ले सकती हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर आज ताए थोड़ा परेशान लग रहा था, वो ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद वो उसके पास आकर कुछ बातें करने लगती है और साथ ही एक ड्रिंक लेकर आती है। अब वो दोनों ही साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और अपनी कुछ बातें एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। जहाँ ताए अचानक से उससे पूछता है कि तुम्हें बारिश इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। अब वो उसी मोमेंट को याद करती है कि कैसे बारिश के टाइम पर वो अपनी बहन के साथ रहा करती थी। वहीं ताए बारिश से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका भाई उसे बारिश में ही छोड़कर चला गया था। अब वो दोनों जैसे ही ड्रिंक करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो किसी का फोन रिंग हो रहा था। ताए जैसे ही उस फोन को देखता है तो कहता है कि ये मेरा फोन तो नहीं है, इस पर बेबी की फोटो क्या कर रही है। पर जैसे ही वो ब्लैंकेट को हटाता है तो देखता है कि जिन उसके पास ही लेटी हुई है और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोनों एक ही बिस्तर में क्या कर रहे हैं। वेल गाइस, अब इन दोनों के बीच कल रात क्या हुआ ये अभी तक हमें दिखाया नहीं जाता। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर ये दोनों एक बिस्तर में एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। ये सुनने की बात ताई खुद हैरान होकर कहता है कि तुम ध्यान से देखो, तुम मेरे रूम में हो और ये मेरा बेड है। ताई ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो जैसे ही खुद की ऐसी हालत देखता है तो दोनों ही एक साथ चिल्लाने लगते हैं और बेचारी जिन तो वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों अपनी हालत सुधार कर बाहर आते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने तो बस एक ही बोतल ड्रिंक किया था तो फिर ये सब कैसे हो गया। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे एक बोतल के बाद वो दोनों ही अपना दुख शेयर करते हुए काफी सारी वाइन पीने लग गए। जिन इतनी ज्यादा टल्ली हो जाती है कि वो सीधे बेचारे ताई के ही रूम में पहुंचकर उसके कैमरे से फोटो शूट करने लगती है। जिसके बाद ताई उसे समझाने लगता है कि फोटो ऐसे नहीं खींचे जाते और वो खुद ही फोटोज क्लिक करने लगता है। यहाँ पर जिन को अपनी बहन की याद आने लगती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर ऐसी बातें करने लगती है कि मुझे अपनी बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी ताए उसे कंफर्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और गर्मी की वजह से दोनों ने अपने अपने कपड़े भी उतार लिए थे। अब ये सारी बातें याद करने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से इस घर में कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। यहाँ पर इसी बात को लेके दोनों के बीच बहस भी होने लगती है और छोटा भूजू उन दोनों की तरफ देख रहा था। अब वो दोनों ही अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर जिन तो यही सोच रही थी कि ये मैंने कैसे कर दिया और ताए कह रहा था कि आखिर मैं ऐसे कंफर्ट कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जिन सीधे अपनी बेस्टी के पास जाकर उसे बताती है कि कल रात मुझसे एक गलती हो गई। उसकी बहन तो जोर से चिल्लाने लगती है कि क्या तुम उसके साथ एक ही बिस्तर में, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने बस तुम दोनों को साथ रहने की एडवाइस दी थी, एक साथ सोने के लिए नहीं। कहीं तुम उसे पहले से पसंद तो नहीं करती थी ना। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। तो वो उसे साफ मना कर देती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिन तो अपनी बेस्टी की बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम ताए को देखते हैं, जिसके दोस्त भी उसे टीज करते हुए कह रहे थे कि जिसके साथ तुम रहते हो क्या वो प्रीति है। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि जब तुम नहाते हो तो बाहर तुम कपड़े पहन के निकलते हो या बिना कपड़े। ताए परेशान होकर कहता है कि भला मैं कपड़े पहन कर ही बाहर निकलूंगा ना, तुम लोग कैसे कैसे बातें कर
कर रहे हो, जिसके बाद वो परेशान होकर वहाँ से बाहर भाग जाता है क्योंकि वो लोग उसे कुछ ज्यादा ही टीज कर रहे थे। शाम को दोनों ही एक साथ घर वापस आते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद ताय कहता है कि तुम पहले अंदर जा सकती हो, जहाँ पर पहले फ्रेश होने के लिए वो अंदर आती है और खुद से ही कहने लगती है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो ताय उसके सामने खड़ा था। वो दोनों ही एक दूसरे के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद ताय भी अंदर आकर कहता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब वो अपना शावर ले रहा था, तभी उसे जिन की आवाज आती है जो उससे कह रही थी कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए। तो वो खुद भी सोचने लगती है, हाँ यार मैं क्या बेवकूफी कर रही हूँ। जिसके बाद ताय कहने लगता है कि ये लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी उसकी नजर जिन के अंडरगारमेंट्स के ऊपर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो इसे ही लेने के लिए आने वाली थी। अब वो खुद भी काफी ज्यादा एम्बेरस होकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दौड़कर अंदर जाती है और अपना सामान उठाकर बाहर भाग जाती है। वेल अब बेचारा ताय विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है जो उससे नहीं हो पाता, तो यहाँ जिन आकर उसकी हेल्प करती है। वैसे जिस तरीके से कर्टेन बार बार उसके फेस से टकरा रहा था वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है और अचानक से ताय को लगता है कि जिन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है और साथ में फ्लर्ट भी। वेल वो जैसे ही ऐसी हालत में उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता। तभी अचानक से वो जोर से चिल्लाती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, और कर्टेन को ठीक करने लगती है। जिसके बाद बेचारा ताय अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। जिन एक काम को करने को कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता, तो ताय यहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। यहाँ उसकी मसल्स को देखकर उसके मुंह से तो पानी ही टपकने लगता है। वो बस उसे देख ही रही होती है। तभी ताय उसके चेहरे को देखकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो अपने सेंसेस में वापस आती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह छोटू बेबी तो बस उन दोनों को ऐसे देखता ही रह जाता है एंड इसी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसके कलीग उससे कह रहे थे कि शायद लॉबी गर्ल तुम नहीं हो, तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं। जॉन वहाँ आता है और उन्हें अपने मीटिंग के बारे में बताता है। दरअसल ये मीटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बेचारी जिन जो एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है, शायद अगर कुछ भी गलत डील होती है तो उसकी ये जॉब उसके हाथ से भी जा सकती है, तो उसे अपना बेस्ट देना होगा। यून भी इस प्रोजेक्ट का लीडर उसे ही बना देता। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपना हार्ड वर्क करूंगी और मैं अपनी कैपेबिलिटी को साबित करके रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम ताय को देखते हैं जो वूजू के साथ कचरा फेंकने के लिए गया था। तभी उसी रास्ते में वही अंकल मिल जाते हैं, जिससे वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वैसे अंकल जानते थे कि उन्होंने गड़बड़ तो की है, पर यहाँ वो कह देते हैं कि तुम्हारा मीटर पहले से ही खराब था, तो मैं क्या करूँ। तभी उन्हीं अंकल की वाइफ वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें स्मोकिंग करने के लिए मना किया था, आज तुम घर वापस नहीं आओगे। तो अंकल कहने लगते हैं कि नहीं मैंने स्मोक नहीं किया, पर ताय कह देता है कि मैंने इन्हें स्टोर के बाहर स्मोकिंग करते हुए देखा था। जिसके बाद तो अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हारी स्वीटी कहाँ है, और सामने से एंट्री होती है हमारी जिन की, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी स्वीटी आ गई। उन्हें चुप होने का इशारा ही करता रहता है और अंकल हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो आंटी उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो वुजू को लेकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बेचारी जिन तो पूछे ही जा रही थी कि भला वो अंकल बार बार मुझे स्वीटी क्यों कह रहे हैं। ताय भी बात को टालने की कोशिश करने लगता है, पर तभी युन जिन को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो वो भी उससे बात करने लगती है। पर तभी छोटा वुजू काफी ज्यादा आवाजें करने लगता है, जिसकी आवाज युन ने भी सुन ली। अब ताय उसके पास जाकर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद अचानक से बेचारी जिन बात करते हुए ही नीचे गिरने वाली थी, पर ताय उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और इन सब की आवाज युन सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या, पर वो उससे बाद में बात करने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो ताय को सारी ही सिचुएशन समझा रही थी कि कैसे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और इस पर मुझे बहुत ही ज्यादा काम करना होगा, वरना मैं अपनी जॉब खो दूंगी। वेल अब ताय को वुजू का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। वो हाँ तो नहीं करना चाहता था, पर वो उसके सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद ताय मान जाता है। अब वो लेट नाइट तक अपना काम कर रही थी। जैसे ही ताय की आंखें खुलती है तो वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। जब सोती है तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर भी करता है। जब वो अपने रूम में उसी स्टार को देखता है तो उसी मोमेंट को याद करता है कि कैसे जिन उसे बता रही थी कि ये स्टार्स मेरी बहन और मैंने भी चिपकाए हैं। जब भी हम दोनों के पास वक्त होता था तब हम ये स्टार लगा देते। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। उस दिन मैंने अपनी बहन को कह दिया था कि अगर मैं अकेली ही होती तो अच्छा होता, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है और यहाँ ताय उसे कंसोल करता। हाँ जिन ने उसे एक और बात बताई थी कि मेरी बहन मेरे लिए पैनकेक्स बनाया करती थी, जिसके
जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी हमारी जिन के लिए पैनकेक्स बनाएगा। मतलब लव शायद दोनों तरफ से ब्लूम कर रहा है। अब वो सीधे अपने काम पर लग जाता है और वुजू को भी बताता है कि वो उसकी आंट के लिए पैनकेक्स बनाने वाला है, जिसके बाद वो उसे कॉल करके आज जल्दी भी घर आने के लिए कहता है। तो वो भी मान जाती है और उसे बताती है कि मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो डिनर टेबल पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो अभी युन के साथ थी। वो उससे काफी सारी बातें शेयर करती है। वो दोनों रास्ते में चल ही रहे थे, इधर ताय को पता चलता है कि बारिश हो रही है। तो वो वुजू से कहता है कि मैं तुम्हारी आंट को लेकर आता। अब वो वुजू को अपने साथ लेकर पड़ोसियों के घर चला जाता है और उन्हें कुछ देर वुजू को संभालने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। अब वो 2 अम्ब्रेला लेकर सीधे बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ एक कार आती है जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। पर जैसे ही वो हैरान होकर देखता है कि इस कार से कोई और नहीं जिन ही बाहर निकल रही है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो दोनों ही एक साथ बातें करते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और ये देखकर ताय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। जिसके बाद यून वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ में अम्ब्रेला था। जिसके बाद यून जैसे ही घूमती है तो वो सामने ताय को देखती है और उसके हाथ में 2 अम्ब्रेला देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर ये मुझे ही लेने के लिए आया था। अब वो उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी पर ताय उससे बात नहीं करता। देखने से तो यही लगता है कि ताय को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो समझ गया था कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। घर आने के बाद भी ताय उससे बात नहीं करता, जिसके बाद वो अकेले ही पैनकेक्स को खाने लगता। अब जिन याद करती है कि कैसे उसकी बेस्टी उसे मिचू सेलिब्रिटी के बारे में बता रही थी, जिसका असिस्टेंट कोई और नहीं ताय ही है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ताय के लिए खुश भी होती है। वहीं ताय जब अपने रूम में वापस जाता है तो उसके सारे ही दोस्त उसे कांग्रेचुलेशन मैसेज कर रहे थे कि अब तो तुम बहुत ही बड़े स्टार बन गए हो, तुम एमिजो के साथ काम करते हो और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर जिन भी उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आती है और उसे बताने लगती है कि तुम तो अब बहुत ही बड़ी स्टार के साथ काम करने वाले हो। तो ताय कहता है कि उसने मुझे कैमरे के साथ वहाँ पर बुलाया है, पर मैं उसे मना कर दूंगा, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो यहाँ वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास कैमरा है ना। ताय याद करता है कि जिस दिन मैं नशे में था मैंने इसे नशे में बता दिया था कि ये कैमरा मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और बारिश होने पर मैं उसका इंतजार करता था और साथ में उसी कैमरे से फोटोज भी क्लिक करता था, पर वो कभी भी वापस नहीं आया। अब ताय पूरी रात इसी बारे में सोचने लगता है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या फिर से मैं उस कैमरे को टच कर पाऊंगा। जिसके बाद मॉर्निंग में वो यही डिसीजन लेता है कि मैं ये काम करने के लिए जाऊंगा और वो सीधे जिन को कॉल करके ये बात बताता। जिन ऑफिस में थी और उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं खुश हूँ, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। अब से मैं भी घर आने की जल्दी कोशिश करूंगी जिससे मैं वुजू का अच्छे से ध्यान रख पाऊँ और तुम अपना काम कर सको। ये सुनकर उसे भी अच्छा फील होता है। तभी अचानक से छोटा वुजू ताय के पास आ जाता है। वो काफी ज्यादा रो रहा था। उसे देखकर वो उसे उठाकर अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है, पर अभी भी वो बस रोए ही जा रहा था। वो उसे चुप करवाने की कोशिश करता। वुजू गलती से उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देता है, जिससे ताय परेशान हो जाता है और अब वो उसे अपने साथ लेकर सीधे स्टूडियो में पहुंच जाता है, जहाँ एमिजू उसे देखकर कहती है कि अब तुम्हारा एटीट्यूड एकदम परफेक्ट है और आज तो तुम छोटे बच्चे को भी अपने साथ लेकर आए। अब वो यहाँ उसे 3 घंटे के लिए फोटोशूट करने के लिए कहती है, जिसके लिए ताय भी मान जाता है। अब वो उसी जगह पर जाकर अपना फोटोशूट कर रहा था, पर वुजू बार बार बीच में आ रहा था, जिस वजह से वो फोटोशूट नहीं कर पा। अब यहाँ एक तरफ वो उसका ध्यान रख रहा था और दूसरी तरफ अपना काम कर रहा था, पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वुजू के ही फोटोज को क्लिक करने लगता है। अब हम जिन को देखते हैं जो युन के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसके बाद वो उससे काफी ज्यादा कैजुअली बात कर रही थी और युन बार बार उसे देखने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें बॉस मानने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो दोनों ही अपने पुराने टाइम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कैसे स्कॉलरशिप के लिए हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे। जिसके बाद ताय कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे लिए वो काम किया करता था। वैसे युन उस वक्त उसका सीनियर हुआ करता था और इसकी ऐसी बातें सुनकर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जिन को काफी ज्यादा पसंद भी करता है। जिन उसकी बातें सुनकर उसे देखती ही रह जाती है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताय को देखते हैं जो अपना फोटोशूट कर रहा था, पर तभी उसे अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, छोटा वुजू जमीन पर गिरा हुआ था और कुछ सामान उसके ऊपर गिर गया था। इसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। छोटा वुजू बार बार रो रहा था और नर्स उससे पूछने लगती
है कि क्या तुम इसके गार्डियन हो। ताय मना कर देता है। वो बार बार जिन को कॉल कर रहा था पर जिन उसकी कॉल को नहीं देख पाती। जब वो कार में युन के साथ आ रही थी तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है और वो देखती है कि ताय ने मुझे कितने सारे कॉल्स किए हैं। अब वो जैसे ही कॉल बैक करती है ताय उस पर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स किए, बुजू अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और सीधे बुजू के पास बैठ जाती है। जब वो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर उन्हें यही कहता है कि तुम्हें बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें आगे जाकर काफी ज्यादा परेशान करेगी। अब बुजू अच्छे से सो नहीं पाता, आपको उसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए। जिन माफी मांगते हुए कहने लगती है कि अब मैं बुजू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो ताय गुस्से में कह देता है कि जब तुम खुद का ही ध्यान नहीं रख सकती तो तुम इसका ध्यान कैसे रखोगी। जिन भी कहने लगती है कि मैं बुजू के लिए ही ऑल टाइम कर रही हूँ, अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगी तो मैं उसके फ्यूचर को कभी भी सिक्योर नहीं कर पाऊंगी। यहाँ वो गुस्से में उसे बहुत सारी बातें कह देता है कि कौन सा काम तुम बस खुद को टाइम दे रही हो। अब वो लोग बुजू को लेकर घर आ जाते हैं जहाँ पर जिन छोटे बुजू से कह रही थी कि तुम्हारे अंकल काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे। तभी वहाँ ताया आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या बुजू का फीवर ठीक हो गया है, तो वो भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद वो अपने रूम के अंदर पहुंच जाता। वो जिन से कोई भी बात नहीं करता। अब वो बाहर चला जाता है और आसपास के नजारे देखते हुए कहता है कि मुझे जिनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए थी, उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। और वो अपने साथ आते हुए कुछ खाने के लिए लेकर आता। जब वो घर पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे और बुजू के लिए खाना लेकर आया हूँ। तो वो भी खुश होकर उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारे लिए खाना ही बना रही थी। अब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनकी डोरबेल रिंग होती है। जिन जैसे ही बाहर देखती है कि बाहर कोई और नहीं युन आया है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और युन उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारी यूनिट का नया लैंडलॉर्ड हूँ। वैसे फिलहाल के लिए युन को भी नहीं पता कि जिन घर के अंदर है। वो तो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और कहती है कि भला ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जुन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रिंग को बजा रहा था। ताय तो दरवाजे को खोलना चाहता था पर जिन आगे आ जाती है और उसे ऐसा नहीं करने देती। वो जल्दी से सारे ही सामान को साफ करती है और ताय और बुजू को एक कमरे के अंदर ले जाकर कहती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ पर रहते हो, तुम बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। जिसके बाद वो बाहर आकर रेडी हो जाती है। जैसी वो हरकतें कर रही थी ताय और बुजू देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। जिसके बाद वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो युन उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी यूनिट का लैंडलॉर्ड हूं। जैसे ही युन का नाम सुनता है तो वो भी समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में वो मुझे नशे में सारे ही कुछ बता रही थी। मतलब ये इस लड़की का पहला प्यार है और ये देखकर उसे जेलसी होने लगती है। युन भी आसपास की चीजों को नोटिस कर रहा था पर जिन बार बार उसके आगे आकर उसे देखने नहीं देती। जिसके बाद जुन वहाँ पर रखी एक डोल को उठा लेता है और जैसे ही छोटा बुजू उसे देखता है, बुजू को देखकर युन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बुजू को देखकर ताय भी उसे रोकने के लिए आता है पर इसी चक्कर में वो बेचारा स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट लग गई। हैरान युन तो ये सब देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है। जिसके बाद जिन कहने लगती है कि तुम रुको, मैं तुम्हें सारी ही चीजें एक्सप्लेन करती हूँ पर उससे पहले तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब वो उसे अपने साथ लेकर कैफे में आ जाती है और उसे सारी ही चीजें एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ और आज मुझे और ताय को मिलकर इस बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा। युन भी उसकी सारी ही बातें समझने के बाद कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रही होगी, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो वो भी मना करते हुए कह देती है कि ताय मेरी मदद कर रहा है। जैसे ही वो घर वापस आती है तो ताय उसे फुली इग्नोर कर रहा था। जिन उससे उसकी चोट के बारे में पूछने लगती है तो वो गुस्से में कह देता है कि तुम्हें हमसे क्या करना, तुमने मुझे और बुजू को रूम के अंदर छुपा दिया ताकि हम तुम्हारे पहले प्यार के सामने ना आ पाए और तुम काम का बहाना करके उसके साथ ही हैंग आउट करने के लिए जाती है। ये सब सुनकर तो जिनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है कि तुमसे बात करना तो बिल्कुल वक्त की बर्बादी है। और वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब बस बढ़ती ही रहती है। ताय अपने रूम में आकर अपनी चोट को देखने लगता है जिसके बाद वो गुस्से में सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताय को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बुजू को भी लेकर आया था। वो इतना परेशान हो रहा था कि उसके दोस्त उससे कहने लगता है कि भाई तो इतना ज्यादा रिएक्ट
रिजेक्ट क्यों कर रहा। वहीं दूसरी तरफ जिन भी जैसे ही अपनी बेस्टी को सारी ही चीजें समझाती है तो उसकी बेस्टी उससे कहने लगती है कि कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करने लग गया, इसलिए तो उसे जेलसी हो रही होगी। यह सुनने के बाद जिन कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें रोमांटिक नॉवेल्स कम देखनी चाहिए। वेल हमारी जिन ऑफिस में युन का सामना नहीं करना चाहती थी, पर आखिर वो कर भी क्या सकती थी। वो उसका टीम लीडर जो ठहरा तो बार बार उसका आमना सामना उससे होता ही रहता है। फाइनली मीटिंग का टाइम आ जाता है और ये लोग फिर से मीटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। वेल मीटिंग ओवर होने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि एक प्रोजेक्ट हमारी जिन ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था, तो अगला प्रोजेक्ट भी उसे ही मिलता है। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें फेमस सेलिब्रिटी को दिखाया जाता है जिनका हस्बैंड उनके पास आकर कुछ डिवोर्स की बातें कर रहा था, जिसके बाद वो कहने लगती है कि पहले तुम्हें ताई को ट्रेनिंग देनी होगी, जिसके बाद ही तुम्हें डिवोर्स सेरेमनी मिलेगी। नेक्स्ट सीन में वो ताई के सामने होती है जहाँ वो पूजो की फोटो दिखाकर कहती है कि ये फोटो बेस्ट है, जिसके बाद वो दूसरी फोटो दिखाती है जो किसी और की नहीं जिन की होती है। तो वो पूछने लगती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ, तो वो डिनाई कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद वो फेमस डायलॉग बोलने लगती है कि मोहब्बत तो छुपाए नहीं छुपती, तुम्हारी आंखों में साफ पता चलता है कि तुम इस लड़की को कितना ज्यादा पसंद करते हो। अब यहाँ तो वो मना करके बाहर आ जाता है, पर बाहर आने के बाद खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर वो कह क्या रही थी, मैं और उसे लाइक नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब वो पूरे रास्ते इसी बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ भी बेचारी जिनका यही हाल था कि अब मैं ताई से कैसे बात करूंगी। तभी उसके नेबर उसके पास आकर उससे कहती है कि क्यों ना हम सारे ही लोग कैंपेन के लिए चले। अब जिनको डॉक्टर की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें पूजू का अच्छे से ध्यान रखना होगा, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो ताई से इस बारे में बात करेगी। वो जैसे ही उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग के लिए चलोगे, तो वो तुरंत ही मान जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसे पता चलता है कि वो लोग अकेले कैंपिंग पे नहीं जा रहे बल्कि पूरा ही मोहल्ला उनके साथ जा रहा है, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उस बेचारे को तो यही लग रहा था कि वुजू और वो तीनों ही घूमने के लिए जा रहे हैं। अब उसकी शक्ल देखकर ही हम साफ समझ सकते हैं कि इस बेचारे की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले बारी थी टेंट लगाने की, जो इन लोगों से नहीं हो रहा होता। तभी पास में उस लेडी का हस्बैंड अपना काम पूरी जल्दी से खत्म करने के बाद इनके पास आ जाता है कि क्या आपको हमारी हेल्प की जरूरत है। भी कह देता है कि नहीं नहीं बस हमारा काम हो ही गया है, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे मिलकर टेंट को खड़ा कर ही देते हैं, पर ये बावले बच्चे उनके टेंट को बिगाड़ देते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से कोशिश करते हैं और जल्दी से अपने कैंप को लगा लेते हैं। वैसे उन दोनों को यहाँ पर प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी, पर जैसे ही वो वुजू को देखते हैं जो बाकी बच्चों के साथ इतना ज्यादा खुश है, तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। अब ताई यहाँ जिनसे बात करना चाहता था, पर तभी छोटे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अंकल हमारी फोटोज क्लिक कर दो ना। जिसके बाद बेचारे ताई को सारे लोगों की फोटोज क्लिक करनी पड़ती है, पर इसका पूरा ही ध्यान बस हमारी जिन के ऊपर होता है। अब सारे ही लोगों की फोटोज क्लिक करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और कैंप में आकर सो जाता है। जिन का फोन उसके पास ही पड़ा हुआ था, जिस पर युनसियोंग की कॉल देखने के बाद वो जिन के पास फोन को लेकर जा रहा था, पर तभी वो उन लोगों की बातें सुनने लगता है। वो लेडी उससे ताई के ही बारे में पूछ रही होती है कि तुम ताई के साथ रहती हो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ है। तो वो मना करते हुए कह देती है कि कुछ ही दिन में वो यहाँ से चला जाएगा और हम दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता है। उन लोगों की बातें सुनकर ही वहाँ से चला जाता है। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो खाना खा रही थी सारे ही लोगों के साथ मिलकर। वो बार बार ताई को बुला रही थी, पर वो उसके पास नहीं आता। जब वो खाना लेकर उसके पास जाती है तो वो खाना भी गिरा देता है। जिसके बाद वो उसे सॉरी कहने लगती है, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। ताई भी उससे माफी मांगना चाहता था, पर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब वो रास्ते में चल रही थी तभी युन उसे कॉल करता है। वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछ रहा था, उसे कैंपिंग के बारे में बता देती है। अब वो लोग कुछ बात कर पाते उससे पहले ही नेटवर्क एरर हो जाता है। जिसके बाद हम जिनको देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। इवनिंग में हम ताई और वुजू को देखते हैं। वो लेडी उसके पास आकर उसे बताती है कि हमें जिन कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो मुझे कॉल करने की ट्राई करो। पर अभी भी वो उन लोगों की बातों से नाराज था, तो वो कह देता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे। तो वो लेडी उससे कहती है कि शायद तुमने आधी ही बात सुनी। जिन ने बाद में ये भी कहा था कि अगर ताई नहीं होता तो मुझे अकेले ही
वूजू को संभालना पड़ता, उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और हम लोग साथ में काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ ताई की सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और वो भी सारे लोगों के साथ मिलकर जिन को ढूंढने लगता है। जिन अभी तक किसी को भी नहीं मिली होती। अब वो फॉरेस्ट में अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे जिन मिल जाती है, जो कहीं पर नीचे गिर गई थी। जिन के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई है, पर जैसे ही वो वहाँ पर ताई को देखती है तो उसे उम्मीद नजर आती है और वो खुशी से उसकी तरफ देखने लगती है। ताई भी उसके पास आकर उसकी मदद करता है। उसे पैरों में चोट लग गई। एंड मौके पर वहाँ पर बारिश भी होने लगती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे बचकर एक घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी चोट को देख सकता हूँ। पहले तो वो मना करती है, पर बाद में वो उसे देखने देती है। ताई उसके घुटने पर फूंक मारने लगता है और ये देखकर हमारी जिन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जिन कहती है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती। यहाँ ये दोनों ही कुछ देर एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद जिन अचानक से पूछती है कि तुम बारिश से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, तो वो भी उसे कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तुम्हारी बहन बारिश में तुमसे मिला करती थी और मेरा भाई मुझे बारिश में ही छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम बारिश में खुद को अकेला फील करो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। ताई उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे देखता ही रह जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। उसके पैर में चोट लगी हुई थी तो वो उसे अपने बैग पर कैरी करके ले जा रहा था, पर रास्ते में वो बार बार अपने पैरों को हिला रही थी, जिससे वो कहने लगता है कि तुम ऐसा करना बंद करो, तुम मुझे काफी ज्यादा भारी लग रही है। अब जिन उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए, तो वो उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक फैमिली बन जाए, तो वो इसके लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद वो फिर से अपने पैरों को हिलाने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बने तो मैं अपने पैरों को जोर जोर से हिलाऊंगी और नीचे उतर जाऊंगी। अब उसे चोट लगी थी तो वो चल तो नहीं सकती थी, जिसके बाद उसे मानना ही पड़ता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिनके दिमाग में तो अभी भी वही सीन चल रहा था जब ताया उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा था। अब वो लोग जैसे ही अपने घर वापस आते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद ताया उससे कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो वो साफ कह देती है कि हाँ मैं एकदम ठीक। पर घर के बाहर ही उन्हें युन मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, तुम कहाँ पर चली गई थी। तो वो भी उसे बता देती है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो उससे कहता है कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना होगा। जिन ताया और वूजू को घर के अंदर भेज देती है और खुद युन के साथ वहाँ से जाने लगती है। बेचारा ताया ऊपर खड़ा होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और हम समझ ही सकते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी यही कहते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम ऐसे ही मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे थे, मैंने कहा था ना मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो तो क्यों ना हम दोनों कल डिनर के लिए चले। जिन कहती है कि कल वीकेंड है, मुझे वूजू के साथ रहना होगा। तो युन भी कह देता है कि क्यों ना तुम वूजू को भी अपने साथ लेकर आ जाओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं, जो मेडिसिन लेकर उसका इंतजार कर रहा था, पर काफी देर तक जब वो नहीं आती तो वो बेड पर ही सो जाता। जब जिन घर वापस आती है तो वो ताई को सोते हुए देखकर डिस्टर्ब नहीं करती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ताई की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा बीमार है। वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि वूजू और जिन दोनों ही बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। वो पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो वो भी उसे बता देती है कि आज हम युन के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए वो मना नहीं करता, पर उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। तो जिन कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊं। ताई कह देता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेडिसिन कहाँ रखी हुई है, तुम वूजू को लेकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो युन उसका खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वो सबसे पहले छोटे वूजू के लिए जो टॉय लेकर आया था वो उसे देता है। जिसके बाद छोटा वूजू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे तभी अचानक से युन कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया, आज मैंने कैजुअली क्लॉथ पहने हुए हैं, जिससे वूजू को ये ना लगे कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। जिन ने तो ध्यान नहीं दिया था, पर वो कहने लगती है कि ऐसे कपड़े तो तुम कॉलेज टाइम में पहना करते थे और सारी लड़कियां तुम्हारी फैन हो चुकी। अब वो दोनों ऐसे ही बात करते करते कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जुन ने सारे ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर किया था और खासकर उसने वूजू का अच्छे से ध्यान रखा था। अब यहाँ पर जिन वूजू को खाना खिला रही थी और साथ में
ये लोग काफी सारी बातें करते हैं। अब हम ताय को देखते हैं जो घर पर अकेला काफी ज्यादा बोर हो रहा था, जिसके बाद वो फोटोज देखने लगता है। पर फोटोज में उसकी नजर तो बस यून की स्माइल के ऊपर जा रही थी और वो उसी सीन को याद करता है जब जिन ने उससे कहा था कि जब तुम्हें अम्ब्रेला की जरूरत हो तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी। फोटोज की बातों में ही खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो बार बार ताय को कॉल कर रही होती है, पर ताय उसकी कॉल को पिक नहीं करता। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसकी तबीयत अब ठीक है। यून सियोंग उसे कहीं और चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना करते हुए कह देती है कि ताय घर पर अकेला है और वो बीमार भी है, मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। जिसके बाद वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इधर हमें ताय को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही हो। और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में इसी तरह उसे घुटन होती थी। अब जैसे ही ताय अपनी आंखें खोलता है तो सामने जिन को बैठे हुए देखकर समझ जाता है कि उसने उसकी कितनी ज्यादा केयर की होगी। जिन भी उसे देखकर उसके पास आती है और उसे चेक करने लगती है कि क्या तुम्हारा फीवर उतर गया। यहाँ पर ताय कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे वेट करना नहीं पसंद, तो फिर तुमने मुझसे वेट क्यों करवाया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे वेट नहीं करवाओगी। जिसके बाद वो उसे फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर फाइनली ताय अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जिन तो शॉक्ड रह जाती है। तभी कोई डोर नॉक करता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ उनका नेबर आया हुआ था जो उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता। ताय भी बाहर आ जाता है। जैसे ही जिन ताय को देखती है तो वो नर्वस होने लगती है और नेबर ये देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, पर वो लोग मना कर देते हैं। जिसके बाद जिन उससे चुपके से अपने कमरे में वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताय जैसे ही उठता है तो उसकी नजर जिन के ऊपर पड़ती है जो सो रही थी, पर बार बार सनलाइट उसके ऊपर आ रही होती है। ये देखकर वो विंडो के पास जाकर उसे कर्टेन से कवर कर देता है और साथ में वो उसे ब्लैंकेट भी उड़ाता है। यहाँ वो बस प्यार से उसे देखता रहता है और लास्ट नाइट के सीन को याद करता है कि कैसे उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी और जिन उसके पास आकर उसकी केयर कर रही थी। ये सब याद करने के बाद वो स्माइल करने लगता है। फाइनली उसके पास कोई है जो अब उसकी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में जिन भी उठ जाती है और वो जल्दी जल्दी में खाना खा रही थी, पर तभी ताय उसके पास आता है तो वो फिर से नर्वस हो जाती है। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही हो। ताय उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। वो जैसे उसके क्लोज आ रहा था उसकी हालत तो खराब होने लगती है और ये कहकर वो बाहर आ जाती है कि मैं ऑफिस में जाकर ब्रेकफास्ट कर लूंगी। बाहर आकर वो खुद से कहती है कि आखिर मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है। अब वो रास्ते से जा रही थी तभी उसे चाइल्ड डे केयर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि अब वो वुजू का वहाँ पर एडमिशन करवा सकती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ताय को इस बारे में बताना चाहती थी। फिर वो खुद से कहती है कि शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम ताय को देखते हैं जो वुजू के साथ खाना खा रहा था। तभी वो वुजू को बताने लगता है कि ये पहली बार था जब मैं बीमार हूँ और कोई मेरी केयर कर रहा है। आज मैं खुश हूँ। जिसके बाद वो अपना खाना खाने लगता है। तभी जिन उसे मैसेज करके बताती है कि आज तुम वुजू को लेकर डे केयर में जाना, वहाँ पर तुम्हें इसका एडमिशन करवाना होगा। अब तुम अपना काम अच्छे से कर पाओगे। अब ताय भी रेडी होकर वुजू को लेकर नर्सरी में पहुँच जाता है जहाँ पर वो लेडी उसका एडमिशन कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या आप इसके फादर हैं, तो वो उसे मना करते हुए कह देता है कि नहीं, मैं इसका अंकल हूँ। अब वो लेडी उसे सारी चीजें समझाने के बाद कहती है कि जब भी आप वुजू को यहाँ पर छोड़ के जाओगे तो आपको इसे एक उम्मीद देनी होगी कि आप वापस जरूर आओगे और आप अपना काम खत्म करके उसे लेने आओगे, तो वो आपका इंतजार करे। इससे बच्चा यहाँ पर अकेलापन फील नहीं करेगा और उसे लगेगा कि आप यहाँ जरूर आओगे और उसे अच्छा भी लगेगा। जिसके बाद ताय देखता है कि वो जो छोटे बच्चों के साथ कैसे अच्छे से खेल रहा है। वो जो जैसे ही अपने अंकल को देखता है तो उनके पास आ जाता है। अब ताय उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। उसकी ऐसी बातें सुनकर छोटा वुजू इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है। मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे। जिसके बाद वो वुजू को छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने पास्ट मोमेंट को याद करता है कि कैसे उसका भाई उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। अब ताय सोचता है कि इस बात की अपडेट मुझे जिन को करनी चाहिए। वो उसे वुजू के कुछ फोटोज भेजने वाला था, पर गलती से वो अपने खुद की ही फोटो उसे सेंड कर देता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुरंत ही उसने उसकी फोटो को सीन कर लिया है। जिन उसकी फोटो को देख ही रही थी तभी सेइन उसके पास आकर उससे कहने लगती है
कि ये क्या, तुम उसकी फोटो को क्यों देख रही हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिसके बाद फाइनली जिन उसे बता देती है, कल ताई ने मुझे कन्फेस कर दिया था। जिसके बाद वो पूछने लगती है कि फिर तुमने क्या जवाब दिया, तो वो कहती है कि शायद वो बीमार था, इसी वजह से उसने ये सब कहा। अब सेइन कहती है कि शायद सीनियर युन तुम्हें पसंद करते हैं, देखो ना वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करते रहते हैं। ये सुनने के बाद जिन कहती है कि वो हमेशा से ऐसा ही है, वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, उसे सबकी हेल्प करना पसंद है। अब सेइन कहती है कि क्या तुमने कभी ताई को एज अ मैन देखा है, तो वो मना कर देती है और पास्ट सीन को याद करती है जब वो उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा। दूसरी तरफ बेचारा ताई परेशान हो रहा था कि इसने फोटो सीन करके भी कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया। जिसके बाद हम युन को देखते हैं, इन लोगों की मीटिंग चल रही थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वैसे हमारी जिन तो अपने घर जाना चाहती थी, पर युन उसे रोक लेता है और अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर युन दोनों के ही लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। जिसके बाद वो उसे वुजू के बारे में बताने लगती है और साथ में ताई के बारे में भी कि कैसे बस वो 1 महीने के लिए और वहाँ पर है, हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जल्दी ही वो यहाँ से चला जाएगा और मुझे अकेले ही वुजू की केयर करने पड़ेगी। ये सुनने के बाद जॉन कहने लगता है कि वैसे मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, पर मुझे अजीब लगता था जब तुम वहाँ एक आदमी के साथ रहती थी, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जल्दी ही वहाँ से चला जाएगा। ये सुनने के बाद जिन भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाती है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताई को देखते हैं जो मोसियों के साथ होता है। मोसियों से उसका काम अच्छे से समझा रहा होता है, मतलब वो उसे उसकी ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम्हें कैसे रहना है और तुम्हें क्या क्या करना है। पूरा ही शेड्यूल उसे समझाने के बाद वो उसे फोटोशूट करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे कुछ एक्ट्रेस की फोटोशूट करनी थी। वो अपने काम में प्रो होता है, सारे ही लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो घर पर होती है और वो छोटू बुजू से पूछती है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो वो भी बताने लगता है कि बहुत ही अच्छा। जब ताई जिन के सामने आता है तो वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं और बुजू उन दोनों को ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वह थोड़ी देर बाद जिन वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके बाद ताई को उसके लेबर का कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि उसका घर अब पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, वो जल्दी ही अपनी शिफ्टिंग भी कर सकता है। तो हैरान होकर कहता है कि 1 महीने ही पहले काम खत्म कैसे हो गया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब वो ये घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था ना। अब ताई खुद से कहता है कि वक्त कितनी जल्दी निकल गया। जिसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। ताई जिनकी हेल्प कर रहा होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि कल रात मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा तब मैं सीरियस था। हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच जो चीजें हैं वो पहले की तरह ही रहे। वहीं हम घर के बाहर एक आदमी को नोटिस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जिनको दिखाया जाता है, वो आज भी बिना ब्रेकफास्ट किए ही जा रही थी। तभी ताई उसके मुंह में ब्रेड को ठूस देता है। अब वो जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पुलिस और भीड़ खड़ी हुई थी, पर वो उन लोगों से बात नहीं करती और ऑफिस निकल जाती है। मतलब इस बंदी को दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से कोई भी मतलब नहीं, वो अपने खाने और अपने काम पर ही ध्यान देती है। थोड़ी देर बाद हम ताई को देखते हैं, वो बुजू को नर्सरी होम में छोड़कर वापस आता है और उन लोगों से बातें करता है। उसी को से बताता है कि कल रात यहाँ पर चोरी हुई थी और चोर ने केप लगा रखी थी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि केप तो तुमने लगा रखी है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ घर लेट नाइट वापस आती है, तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब ताई को भी जिनकी फिक्र होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे मैसेज करके सारी ही सिचुएशन बता देता है कि हमारे पड़ोसियों के घर पर चोरी हुई है, तुम रात को घर लेट वापस आती हो तो तुम्हें अच्छे से घर वापस आना होगा और अपना ध्यान रखना। जिनके पास उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, वो जब उससे पूछती है कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है, तो वो उसे बता देती है कि कैसे ताइयों को मेरी फिक्र हो रही है। अब वो जब अपने घर जाता है तो लेबर से मिलता है। उसका घर एकदम परफेक्टली बन चुका था, मतलब जैसा वो बनाना चाहता था वैसा ही उसका घर बना हुआ है, पर फिर भी वो उसमें कमियां निकाल रहा था। जाहिर सी बात है वो जिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इधर जिन घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है, पर बस में ही उसकी आंख लग जाती है और वो अपने स्टॉप पर नहीं उतरती और अगले वाले स्टॉप पर उसे उतरना पड़ता है। भी बस स्टॉप पर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर तक जब वो वहाँ पर नहीं आती तो वो उसे कॉल कर देता है। जिसके बाद जिन उसे सारी सिचुएशन बता देती है कि बस में मेरी आंख लग गई थी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। ताई मना कर देता है और उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो, मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करो। तो वो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। जब वो एक गली से गुजर रही थी तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जोर से भागने लगती है, पर भागते भागते वो एक जगह पर रुक जाती
जाती है और काफी ज्यादा डर गई थी। पर तभी उसे संभालने के लिए वहाँ पर ताया आ जाता है। ताया को भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। जिन जैसे ही ताया को देखती है तो उसे काफी ज्यादा सेफ फील होता है। अब वह उसे प्रॉमिस भी करवा लेता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो तो तुम मुझे कॉल करोगी। इसके लिए वो भी मान जाती है। जहाँ ताया उसे एक पेपर स्प्रे भी देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम उसके ऊपर इसे गिराकर वहाँ से बचकर भाग जाना। अब उन दोनों से ही वो ऊपर नहीं हो रहा होता। जैसे ही यून ट्राई करता है तो उसकी आंखों में वो पेपर स्प्रे चला जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें काफी ज्यादा जल रही थी। अब वो उसे लेकर बाथरूम में आ जाती है और उसके फेस को वॉश करवाती है। ताया को तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब वो उसके फेस को पकड़कर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जैसे ही ताया अपनी आंखें खोलता है और जिन को देखता है तो बस वो उसे देखता ही रह जाता है। अब दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे। जिन जब वहाँ से जा रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है पर हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और फिर से वो एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। अपने सेंसेस में आने के बाद जिन वहाँ से भाग जाती है और ताया उसे देख रहा था। बाहर आने के बाद जिन कहती है कि सारी ही गलती इस स्प्रे की है और उसे दूर रख देती है। क्यों नेक्स्ट मॉर्निंग सारे ही एम्प्लॉयज को बता रहा था कि अब हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है और जल्दी ही वो लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सारे ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे ये कंपनी किसी और की नहीं एमिचू की ही होती है। ताया को देखकर जिन शॉक्ड हो जाती है और एमिचू जिन को देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी वाइफ है ना। ये सुनने के बाद सारे ही एम्प्लॉय उन दोनों की ही तरफ देखने लगते हैं कि आखिर अभी अभी इन्होंने क्या कहा। क्यों यहाँ पर जैसे तैसे बात को घुमा देता है और सारे ही लोगों को मीटिंग के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे और ताया के नए नए आइडिया सारे ही लोगों को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये उन सब लोगों को साथ में डिनर करने के लिए कहता है तो एमिचू कहती है कि मैं तो बिजी हूँ पर तुम लोग आपस में डिनर कर सकते हो, जिसके लिए ताया भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारे ही लोगों को एक साथ देखते हैं। एलिवेटर में एक एम्प्लॉय ताया को देखकर कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, क्या हम दोनों पहले मिले। जिन समझ जाती है कि इसने ताया को पहचान लिया है, ये वही वीडियो वाला लड़का है। जिसके बाद फाइनली वो बंदा भी कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो अपनी वाइफ को हनी कह रहे थे और शायद हनी वाली लड़की कोई और नहीं, हमारी जिन ही है। अब सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होकर उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली उन लोगों को सारी ही चीजें सारे ही लोगों को बतानी पड़ जाती है, कैसे वो दोनों साथ में रहते हैं और वो जो की केयर करते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद सारे लोग उनसे डेटिंग शेटिंग के बारे में पूछने लगते हैं जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि हमें इन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस देनी चाहिए, इनकी भी अपनी प्राइवेट लाइफ है। जब ये तीनों अकेले बैठे हुए थे तभी अचानक से युन ताया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जिन का इतना अच्छे से ध्यान रखा। ये सुनकर ताया खुद हैरान हो जाता है कि तुमने क्या कहा हमारी जिन। अब यहाँ जिन को ही लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। जिन उन दोनों को रोकने की कोशिश करती भी है पर वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और बातों ही बातों में उन लोगों के बीच एक चैलेंज लग जाता है, जिसके बाद वो लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं। ताया यहाँ पर बार बार विन कर रहा था। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि सीधे जिनके पास आकर उसे गले लगा लेता है और वो दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उन दोनों को ऐसे देखकर युन तो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। अब वो इस चीज का बदला तो लेकर ही रहेगा ना। अब उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो ताया तो जिन के साथ जाना चाहता था पर उसका मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है और जिन को युन के साथ जाते हुए देखकर अब चलने की बारी ताया की होती है। जाते जाते भी ताया बार बार जिन की कार की तरफ देख रहा था। तभी मोसियोंग उससे कहता है कि सारा वक्त का खेल है, ज्यादा देर ना हो जाए, तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। अब ताया उससे कहता है कि मुझे पता है तुम एमिचू के हस्बैंड हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, हमने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो ताया कहता है कि तुमने अच्छे से कवर किया था पर मैं उसका असिस्टेंट हूँ। पर जल्दी ही उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युन और जिन को देखते हैं। वो हान रिवर के पास खड़े होकर फायरवर्क को देख रहे थे और एक पास्ट सीन को याद करते हैं। उस दिन वो दोनों ही हान रिवर पर जाने का डिसाइड करते हैं और फाइनली युन भी अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला होता है। पर तभी जिन को किसी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी वजह से युन अपनी स्कॉलरशिप नहीं ले रहा। ये सुनकर उसे बुरा लगता है और जब वो वापस आती है तो उसे झूठ कह देती है कि वो अपनी आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है। तो उन लोगों को
अलग होना हो। प्रेजेंट में वो योन से कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? तो वो हाँ में भरते हुए कहता है कि हाँ, पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों ही कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद जिन अपने घर वापस आ जाती है। वो ताय को कॉल करके बताती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। तो ताय कहता है कि मैं भी जल्दी घर वापस आ जाऊँ। पर घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो ताय से पूछती है तो ताय कहता है कि अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो सारा ही सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। उसे अपने घर से किसी की शेडो दिखाई देती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरती है। उसके चिल्लाने की आवाज ताय भी सुन लेता है और उसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जिन योंग अपने सामने परछाई को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है, पर तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर युन सियोंग पहुंच जाता है। तभी सामने से एक बंदा आता है जिससे युन सियोंग पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो बंदा अपना नाम सन चियोल बताता है और ताय के बारे में पूछता है। और यहाँ जैसे ही जिन को पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं ताय का पिता है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर ताय को भी जिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो भागते हुए अपने घर वापस आता है, जहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि आज उसके फादर घर आए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। उसे भी नहीं पता था कि ये इसके पिता है। वो जल्दी से जिन के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ताय अपने फादर को पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि इस घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, तो मैं अंदर आ गया। अब युन सियोंग पुलिस को कॉल करने लगता है और यहाँ पर हुई चोरी के बारे में बताता। ताय के फादर काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं, जिसके बाद जिन उन दोनों का अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जुन सियोंग को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो उससे कहता है कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई भी खतरा फील हो तो तुम सीधे मुझे आकर बताओगी। इसके लिए जिन भी मान जाती है। वहीं हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर फादर बार बार माफी मांग रहे थे और कहते हैं कि पैसे की वजह से मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। वेल हमारा ताय हमेशा से अकेला ही रहा था, तो उसे अपने फादर की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने फादर से साफ कह देता है कि दोबारा आप कभी भी यहाँ पर मत आना। जिसके बाद फादर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम छोटे बूजू को देखते हैं जो अपने घर वापस आ चुका था। अब ये तीनों बैठकर साथ में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिनको तो चोट लगी हुई है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे चोट भी लगी। यहाँ जिन योंग उससे पूछने लगती है कि क्या तुम अपने फादर को देखकर खुश नहीं हुए? तो ताय कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तो पता भी नहीं है कि वही मेरे फादर है। मैं 20 साल से अकेले रह रहा हूँ। मेरा भाई और मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया था। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा डर गई होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। यहाँ पर उसे जिनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। अब वो दोनों ही अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ताय अपने फादर से मिलने के लिए कैफे जा रहा होता है और तभी वो एक प्रीवियस सीन को याद भी करता है, जहाँ पर उसके पापा ने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया था और वो लोग जब घर आते हैं तो उन्हें फादर नहीं मिलते बल्कि छोटा ताय मिलता है। वो उसे ही पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं। फादर ये सब होते हुए देखकर भी वहाँ से भाग जाते हैं और इसी वजह से ताय अपने फादर से इतना ज्यादा गुस्सा। प्रेजेंट में ताय अपने फादर से कहता है कि दोबारा आप कभी भी मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ और अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं फिर से सुधरना चाहता हूँ। जहाँ वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, पर ताय उन्हें साफ इनकार कर देता है और दोबारा जिनके घर आने से भी मना करता है। जिसके बाद फादर रोने लगते हैं। जब जिन ऑफिस में जाती है तो उसे युन सियोंग बताता है कि कैसे अब हमारी बीएस मार्केटिंग एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है। वो हमेशा से उसके साथ कोलैब करना चाहते थे और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल ही गया। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सा मेन्यू तैयार करना होगा। फिर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट का लीडर किसी और को नहीं हमारी जिन को ही बना देता है। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो डे केयर से वुजू को लेने के लिए जाती है तो बाहर युन सियोंग उनके आने का इंतजार कर रहा था। अब वो जब उसके घर ड्रॉप कर देता है तो कहता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए घर के अंदर आ सकता हूं? वैसे वो लोग को ठीक करने के लिए आया था। जैसे ही जिन उसे देखती है तो कहती है कि क्या तुम ऐसे ठीक करने के लिए आए थे? तो वो भी कहने लगता है कि फिर तुम्हें क्या लगा? ये सुनने के बाद वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। वो टूल बॉक्स को उतार ही रही, ऊपर रखे होने की वजह से उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होता। तो यहाँ युन सियोंग उसके पीछे आकर उसकी हेल्प करता है। वो जैसे ही टर्न करती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखने
लगते हैं। अब उन दोनों के बीच आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही ताई वहां आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है, जिसके बाद उसे देखकर वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहले तो ताई उन दोनों को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद जुनसियोंग फिर से अपने लोग को ठीक करने लगता है और ताई उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। वो जो ताई के पास आ जाता है, जिसके बाद ताई उसे उठाकर जिन के पास लेकर आ जाता है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो ताई से कहता है कि अगर जिन के साथ कुछ भी हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये सुनकर ताई कहता है कि भला मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों कर, हम लोग एक फैमिली है। जिसके बाद जॉन कहता है कि क्या तुम उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं ले सकता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन तुम्हारे फादर अचानक से उसके घर में आ गए, मुझे तो वही सस्पेक्ट लग रहे थे। उनकी वजह से जिन काफी ज्यादा डर गई थी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ताई को देखते हैं, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, जहाँ पर उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगता है कि अब तो तुम अपनी आइडल के साथ काम करते हो तो तुम्हारे तो मजे ही होंगे। जिसके बाद वो उसे भी अपने साथ काम करने की ऑफर करता है। यहाँ पर वो परेशान दिखाई दे रहा था और अपने दोस्त से कहने लगता है कि मैं अपने फादर की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब। उस दिन मेरे फादर अचानक से जिनके घर पहुंच गए थे। मैं नहीं चाहता जिन और बूचू को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। अब वो लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नेबर्स को देखते हैं जो एक टेबल उठाकर रख रहे थे। तभी ताई के फादर वहां आकर उनकी हेल्प करते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये ताई के फादर है तो वो उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। अब वो उसे ताई के घर जाने के लिए कहते हैं तो ताई के फादर कहने लगते हैं कि नहीं, अभी वो मुझसे नाराज है और उसने मुझे घर जाने से भी मना किया है। मैं उसकी अच्छे से देखरेख नहीं कर पाया। जिन भी वहाँ बोजू के साथ आ जाती है। जिसके बाद अंकल पूछने लगते हैं कि क्या ये मेरा पौधा है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तो इसकी परमिशन वो उन्हें दे देती है। जिसके बाद छोटा बोजू अपने दादाजी की गोद में बैठ जाता है। फादर जिन से माफी मांगने लगते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हें डरा दिया था, मुझे माफ कर दो। पर यहाँ जिन उनसे कैजुअली बात करने के लिए कहती है। अब वो उन्हें बोजू का नाम भी बताती है तो फादर कहते हैं कि ये बिल्कुल बोजू उनकी तरह लगता है। पास्ट में मैंने गलती की थी, ताई मुझसे अब मिलना नहीं चाहता, पर अब मैं एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन कहती है कि आपको उसे कुछ टाइम देना चाहिए। अब जिन जैसे ही बोजू को लेकर घर पहुँचती है तो ताई उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो भी उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिल रही। ताई हैरान होकर कहता है कि क्या उन्होंने तुमसे पैसे मांगे? तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो तो बस बोजू से मिलना चाहते थे और वो एक अच्छे फादर बनना चाहते हैं। ये सुनकर ताई कहता है कि 20 साल पहले उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, अब इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। जिन उसे समझाते हुए कहती है कि शायद इसका उनके पास कोई रीजन होगा। तो ताई कहता है कि उन दोनों ने ही मुझे छोड़ दिया था, क्या इसका कोई रीजन है? वैसे भी मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस उनसे अब मिलना नहीं चाहता। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिन ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उनके डेटा को किसी ने लीक कर दिया है। जो प्रपोजल उन लोगों ने रेडी किया था वही प्रपोजल किसी और कंपनी ने रेडी करके PS फूड को दे दिया। पूरे ऑफिस में यही गॉसिप से चलने लगती है कि शायद ये काम किसी और का नहीं जिन का ही है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है और जल्दी ही ऑफिस को छोड़कर चली जाएगी। तभी जिन उनके पास आती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो लोग तो उसी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने ये काम नहीं किया। अब वो छत पर जाकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी युनसियोंग उसके पास आकर उसे हैंकी देता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कभी भी ये काम नहीं कर सकती। ताई भी ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर वो एम्प्लॉय की गॉसिप से सुनता है। सारे ही लोग जिनके ही बारे में कह रहे थे कि कैसे उसने डेटा को लीक कर दिया है। ये सब सुनकर ताई को अच्छा नहीं लगता। जिन वहीं पर आ रही थी पर वो उसे रोक लेता है और उससे बातें करने लगता। अब उन लोगों की एक मीटिंग होती है जहाँ का हेड उन लोगों से कहने लगता है कि तुमने इस प्रपोजल को हैंडल करने का काम जिनको कैसे दे दिया। वो एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है और ये काम वो अच्छे से नहीं कर सकती, तो मैं किसी और एम्प्लॉय को ये काम देना था। ये सुनकर युनसियोंग कहता है कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब उन लोगों की एक डील होती है तो एम्प्लॉय के बीच एक मेन्यू का कंपटीशन होगा और जो भी इसे विन करेगा इस प्रोजेक्ट को अब वही हैंडल करने वाला। अब हम ताई के फादर को देखते हैं जो हमेशा ही नेबर्स के पास आकर उनसे बातें करने लगते हैं और ये करते हुए उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। तभी एक लेडी से कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो वो उनके पास जाकर
उसकी हेल्प करने लगता है। वहाँ आकर उन्हें देख लेता है पर उन्हें इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो अपने फादर से कोई भी बात नहीं करता। अब हम यून सियोंग को देखते हैं। जिन घर जा रही होती है तभी यून सियोंग उसे लिफ्ट ऑफर करता है। ताई भी उसे ही कॉल कर रहा था। उसके बाद हम यून सियोंग को देखते हैं जो जिन से कहता है कि तुम्हें अपने काम में जो भी हेल्प चाहिए हो तुम मुझे बता देना, पर वो मना करते हुए कह देती है कि मैं खुद ही अपना ये काम करना चाहती हूँ। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी कोई उनकी विंडो को नॉक करता है। वैसे ये बंदा कोई और नहीं ताय और भुजू ही थे जो देख रहा था कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अब बाहर आने के बाद वो यून सियोंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम जिन को घर लेकर आए इसके लिए थैंक यू। और ये सुनकर यून सियोंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और यून यहाँ जिन से कह देता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों डेट पर चलेंगे। ये सुनकर ताय को तो काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है। घर के अंदर जाते ही वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम यून सियोंग को लाइक करती हो। जिन हैरान होकर कहती है कि तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, तो वो भी कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मुझे ये जानना है, पर वो इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लगती है। ऑफिस में वो ओवर टाइम करते हुए सो जाती है। तभी यून सियोंग एक बात को नोटिस करता है कि बार बार वो एक टॉफी को खाती है जो टॉफी अब खत्म हो चुकी थी। जब वो टेबल पर ही अपना सर रख कर सो जाती है तो वो उसे अपने जैकेट से कवर करता है। जैसे ही वो उठती है तो यून से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो भी कहने लगता है कि मुझे भी ऑफिस में काम है। वैसे यून सियोंग जैसे उसकी केयर कर रहा था उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं हम यून सियोंग को देखते हैं जो अपना कोई भी काम नहीं कर रहा था, वो तो बस गेम खेल रहा होता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही उठती है तो ताय ने उसके और वूजू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। यहाँ पर वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं जहाँ पर फाइनली जिन उसे बता ही देती है कि कैसे मेरी कंपनी में सारे ही एम्प्लॉय मेरे बारे में गॉसिप्स करते हैं। ताय कहता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं तो एचआर से उनकी कंप्लेन करनी चाहिए। जिसके बाद जिन कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, पर तुम्हें बताकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ताय उससे कहता है कि मैं एक ग्लोबल फोटोशूट करने वाला हूँ तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम उन लोगों से अपना रिव्यू भी ले सकती हो अपना मेन्यू दिखाकर। इसके लिए वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो सारे ही लोगों को कॉल करते हैं वूजू को रखने के लिए, पर कोई भी फ्री ना होने की वजह से संचियल के पास जाकर वूजू को छोड़ देते हैं और उसे बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम ताय को देखते हैं जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था और उसे देखकर जिन तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि मैं पहली बार इसे काम करते हुए देख रही हूँ। अब वो बारी बारी से सारे लोगों के पास जाकर उन्हें अपना मेन्यू और अपनी डिशेस दिखाती है और उन लोगों के रिव्यू को रिकॉर्ड भी करती है। यहाँ पर उसका काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाता है और वो खुश भी हो चुकी थी। अब इवनिंग हो जाती है और अचानक से वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। जिसके बाद फिर होना क्या था, ताई जिन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ भगाकर ले जा रहा था। भागते भागते वो लोग एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। जिन उससे कहती है कि तुम्हें तो बारिश से नफरत थी ना। ये सुनकर ताय कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे सब अच्छा लगता है। ये बारिश भी। यहाँ अचानक से दोनों के ही हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जिन अपने हाथ को पीछे कर लेती है जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हारे कपड़े तो भीग चुके हैं। तो ताय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भीगने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं बारिश में तुम्हारा अम्ब्रेला नहीं बन सकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। अब वो लोग वहीं पर बैठकर पार्टी करने लगते हैं। पहले सीनरी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमारी जिन को देखते हैं जो बीएस फूड के लोगों के सामने अपना रिव्यू रखती है और सारे ही लोगों को उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सारे ही लोग उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे। अब सारे ही एम्प्लॉयर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। जैसे ही ये बात ताय को पता चलती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे बुजू को उठाकर केक शॉप पर लेकर आ जाता है कि आज हम तुम्हारी आंट के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। जिन भी घर की तरफ आ रही थी पर तभी अचानक से रास्ते में बारिश होने लगती है और कोई पीछे से अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है। वेल ये कोई और नहीं हमारा यून सियोंग। यून सियोंग पहले उसकी काम की तारीफ करता है जिसके बाद वो उसे फाइनली अपनी फीलिंग बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर यून सियोंग ऑफिस के बाहर आकर जिन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आज ये काफी ज्यादा खुश है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश को देखकर जिन हैरान होकर खड़ी थी, पर तभी कोई अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता। पहले यून सियोंग होता है जिसे देखकर वो उसे देखते ही रह जाती है और यून सियोंग यहाँ उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। ये सुनकर जिन कहती है कि ये सब इतनी जल्दी। यून सियोंग कहता है कि ये जल्दी नहीं है,
मैंने 7 साल तुम्हारा इंतजार किया है। हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो तो बस हैरान होकर खड़ी रह जाती है। वहीं हम ताय और वुजू को देखते हैं जो उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वो उसकी कॉल को पिक करती है और उससे कहती है कि मैं युनसियोंग के साथ डिनर पर आई हूँ। ताय को लगता है कि शायद वो दोनों डेट पर गए हैं और यही सोचकर वो निराश हो जाता है। इधर युनसियोंग जिन से कहता है कि तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ, तुम सोच समझ कर मुझे आंसर दे सकती हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एज अ बॉस या फिर एज अ तुम्हारा सीनियर नहीं बल्कि एज अ मैन एक्सेप्ट करो। जिसके बाद वो अम्ब्रेला उसे थमाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनने के बाद जिन तो बस उसे देखती ही रह जाती है। अब जब वो घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों तो उसका वेट करते हुए ही सो गए। जिसके बाद उसे बुरा लगता है और वो उसी सीन को याद करती है जब युनसियोंग उसे प्रपोज कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस में युनसियोंग से नजरें नहीं मिला रही होती। वहीं हम युनसियोंग को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मेरे फ्रेंड ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, पर वो अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही। पर जब वो किसी और मैन के साथ होती है तो वो कंफर्टेबल दिखाई देती है। इसका क्या मतलब है? ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो लगा था तुम बस अपने काम में ही ध्यान देते हो, पर अब मैं समझ गया हूँ। साथ ही वो उसे बुरी बुरी चीजें बताने लगता है कि शायद वो लड़की तुम्हारे दोस्त को पसंद ही नहीं करती होगी, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा। और ये सुनकर उनसे उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो अपनी बेस्टी को सारी चीजें बता दी थी। उसकी दोस्त तो कहती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो, देखो दो दो लड़कों ने तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। जिसके बाद जिन कहने लगती है कि जब युनसियोंग ने मुझे प्रपोज किया तो मैं अनकंफर्टेबल हो गई, पर ताय के साथ जब मैं रहती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। जब वो घर जाती है तो ताय से कहती है कि क्या कल तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो वो मना कर देता है। जिसके बाद वो फ्रिज के अंदर उस केक को देख लेती है और उससे कहती है कि क्या किसी का बर्थडे था, तो ताय मना कर देता है। जिसके बाद वो उसके सामने ही बैठ कर केक को खाने लगती है। वो उसकी प्लेट में से भी खाना लेने लगती है जिसे देख कर ताय तो हैरान हो जाता है और अब वो दोनों ही नूडल्स खाने लगते हैं। और बेचारा वुजू तो यही सोच रहा होता है कि ये लोग मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग संची और फिर से वुजू से मिलने के लिए आता है। जिसके बाद ताय वुजू से पूछता है कि क्या तुम्हें संची और पसंद है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता है। तो छोटा वुजू भी हाँ कर देता। तभी उनकी डोर नॉक होती है और इंश्योरेंस वाली वहाँ पर आई थी। ताय कॉल करके जिन को बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। जब वो उस लेडी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जल्दी ही उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर ताय के सामने वो बिल्कुल भी शो नहीं करती और उठकर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। वो बाहर चली जाती है और ताय उसके पर्स को देख रहा था। वहीं हम जिन को देखते हैं जो बाहर आकर एक पार्क में बैठ जाती है और बुरी तरीके से रो रही थी। वो अपने बहन को मिस कर रही थी। तभी ताय वहाँ टिश्यू लेकर आ जाता है और कहता है हम सबको पहले यही लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, पर हमें हमेशा ही उन लोगों की याद आती रहती है। जिसके बाद वो कहती है कि देखो मेरी बहन मर गई है और इसके इंश्योरेंस के मुझे पैसे मिलने वाले हैं। ये सब कितना ज्यादा बुरा है ना। यही सब कहते हुए वो और भी जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ ताय उसे कंफर्ट करता है। जिसके बाद वो उसे हग करके और भी ज्यादा रोने लगती है। पहले से यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनको ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि उसे किस प्रोडक्ट को मेन्यू में सेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम युनसियोंग और बॉस को देखते हैं जो आपस में डील को लेकर ही बात कर रहे थे। बीएस फूड के साथ उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो जब लिफ्ट से जा रही थी तभी उससे कोई टच होने वाला था, पर युनसियोंग वहाँ अपना हाथ रख लेता है। जिन उसकी तरफ देखने लगती है जिसके बाद वो स्माइल करने लगता है और ऐसे ही युन उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। पहले से नहीं पर कट हो जाता। काम खत्म होने के बाद युन जिन को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है जहाँ पर जिन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। जहाँ वो दोनों काफी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और साथ में काफी ज्यादा मजे भी करते हैं, मतलब साइकिलिंग, और साथ में बैठकर वो लोग काफी सारा खाना भी खाते हैं। ये देख कर कि युन अपने साथ इतना सारा खाना लेकर आया है वो तो हैरान ही हो जाती। जहाँ वो युन से कहती है कि तुम तो स्टडी में इतने ज्यादा अच्छे थे तो फिर तुम बीएस फूड में क्यों आए, तुम्हें तो एक अच्छी जॉब मिल सकती थी। ये सुनकर
योन कहता है कि खाना एक बटन की तरह है जो हमारे माइंड को ओपन करता है। मुझे ये काम पसंद है। उसके बाद जब जिन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि अब वो एक परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ताय उससे अपने साथ घर चलने के लिए भी कहता है। यहाँ जिन की बेस्टी ताय के बेस्टी से मिलती है और इन दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसके बाद ये लोग आज पार्टी का डिसाइड करते हैं और साथ में पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहीं घर पर हम सन चियोल को देखते हैं जो बाकी नेबर्स के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। इधर जिन की बेस्टी कहती है कि मैं तो जिन की सेवियर हूँ, जिसके बाद ताय का बेस्ट फ्रेंड भी यही कहता है कि मैं भी ताय का सेवियर हूँ। अब वो लोग बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक होने के बाद बेस्टी कहने लगती है कि मैंने तो जिन को कभी भी रोते हुए नहीं देखा। फिर ताय सब कुछ सच जानता था, उसने तो जिन को रोते हुए भी देखा था, पर यहाँ वो कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो और भी ज्यादा ड्रंक होकर कहने लगती है कि तुम दोनों एक दिन ड्रिंक करके साथ में सो गए थे। वेल बेचारा ताय बात को संभालने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर सारे ही लोग ड्रंक हो चुके थे और जिन भी उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से उठकर बाहर जाने लगे। रास्ते में जाते हुए जिन कहती है कि मुझे अजीब फील हो रहा है। जिसके बाद ताय उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो, तो वो भी बस उसे देखती ही रह जाती है। वो ताय की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, पर तभी ताय को किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि वुजू की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अब वो लोग भागते हुए घर पहुंचते हैं। उसके हाथों पर दाने निकल आए थे जो स्ट्रॉबेरी की वजह से थे। तभी संचिवल वहाँ आता है और कहता है कि इसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ताय और जिन भी भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद नेबर्स उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता था इसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, तो वो लोग भी मना कर देते हैं। फिलहाल के लिए वुजू ठीक था, पर मॉर्निंग में वो उसे क्लिनिक ले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ही वुजू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब फादर वहाँ से जाने लगते हैं, पर ताय उनके पर्स को नोटिस करता है जिसे वो घर पर ही छोड़ आए थे। पर्स में उसके बचपन की फोटो को देखकर वो हैरान हो जाता है और बाहर आकर अपने फादर को उनका पर्स लौटाते हुए कहता है कि आपकी वजह से ही वुजू आज ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सुनकर फादर को अच्छा लगता है। अब वो फादर से पूछता है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो फादर कहने लगते हैं कि मैं सामने वाले स्टूडियो में रहता हूँ और तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। रात में ताय घर आने के बाद सो नहीं पाता। तभी जिन उसे देख रही थी और उन दोनों को ही नींद नहीं आती, तो वो दूध पीने के बाद काफी सारी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वुजू को देखते हैं जो जिन के साथ बाहर जाता है। तभी उनके सामने संचियोल आ जाता है, जिन्होंने बताती है कि मैं इसे क्लिनिक लेकर गई थी और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है। जिसके बाद वो उनका शुक्रिया अदा करती है। तो यहाँ पर फादर इमोशनल होकर कहने लगते हैं कि मैं ताय के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। अब वो जैसे ही घर वापस आती है तो ताय को बता देती है कि आज मैं तुम्हारे फादर से मिली थी, वो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमारी हेल्प की थी, क्यों ना आज हम उन्हें डिनर के लिए बुलाए। तो इसके लिए ताय भी मान जाता। वहीं हम फादर को गेट के बाहर देखते हैं जो सस्पिशियस हरकत कर रहे थे। ये मैं नहीं कहती, ये दूसरी उनसे कहता है। जिसके बाद फादर कहने लगते हैं कि आज उन्होंने मुझे डिनर के लिए बुलाया है। तभी डोर ओपन होता है और वो अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिन वुजू को लेकर अंदर चली जाती है ताकि वो दोनों बाप बेटे मिलकर अपनी बातें कर सके। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो ताय पूछने लगता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा था। फादर उसे बताने लगते हैं कि उस दिन मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया था, पर तब तक तुम वहाँ पर नहीं थे। जब मैं तुम्हारे भाई से मिला तो उसने मुझे कहा कि फैमिली का होना तो बोझ होता है और इसीलिए उसने तुम्हें वहाँ पर छोड़ दिया था। जिन भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है, ताय को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद फादर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद ताय भी उन्हें बता देता है कि वुजू आपको लाइक करता है और साथ में वो उन्हें घर का पासवर्ड भी बता देता है कि आप जब भी वुजू से मिलना चाहे तो आप यहाँ आ सकते हैं। ताय के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद फादर को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो डोर के बाहर ही खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है और याद करती है कि वो जिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसने तो मुझे अपनी बहन से माफी मांगने के लिए कहा था, पर साथ में उसने मुझे ये भी समझाया था कि फैमिली का होना कोई बोझ नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डूसिक को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें कोई भी चोर नहीं मिला। डोर पर संचियोल के ही फिंगरप्रिंट मौजूद थे, तो शायद उसने ही उस डोर को तोड़ा होगा। वैसे
से भी वहाँ कोई चोरी नहीं हुई। तभी टूसिक हैरान होकर याद करने लगता है कि संजीवल ने तो हमें ये बताया था कि उसने चोर को देखा था और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पर उसने झूठ क्यों कहा कि उसने उस डोर को नहीं तोड़ा। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो इंश्योरेंस वाली के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका गार्डियन यहाँ पर आया। जैसे वो लेडी उस आदमी के बारे में बता रही थी, जिन समझ जाती है कि वो ताया के फादर ही है। अब वो ताया के फादर से बात करना चाहती थी, वो उनसे कुछ कह पाती, तभी वहाँ ताया आ जाता है और वो फादर से कुछ भी पूछ नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी जिन को याद आता है कि उसने घर पर गैस को खुला ही छोड़ दिया। वो भागते हुए गैस को बंद करने के लिए जाती है। वहीं हम ताया के फादर को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बातें कर रहे थे कि जल्दी ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, और वो चोरी से घर के अंदर छुप जाते हैं और एक शीशी की तरफ देख रहे हैं। वो घर के अंदर ही थे, तभी जिन वहाँ आ जाती है और गैस को देखने लगती है। तभी उसे रूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। अब वो जैसे ही रूम के डोर को ओपन करती है तो सामने से फादर हाथ में एक ग्लास लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।